हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का महामैराथन क्लास चलेगा, जिसमें आज सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आज के क्लास में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो आज शुरू से अंत तक आप लोग धैर्य बना के इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप लोग का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कल के पेपर में 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आज हम लोग महामैराथन क्लास को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लाए हैं, जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 टोटल यूनिट को ध्यान में रखते हुए 80 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से सभी क्वेश्चन इस मैराथन क्लास को देखने से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 1 का पेपर है। सबसे पहले हम लोग इसमें वृद्धि और विकास को पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो वृद्धि और विकास से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, इसलिए इसको सबसे पहले समझना जरूरी है कि अभिवृद्धि यानी ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभिवृद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। अभिवृद्धि का क्या अर्थ होता है? अभिवृद्धि में बालक की लंबाई, चौड़ाई, वजन, शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। जहाँ किसी भी बालक की लंबाई हो, चौड़ाई हो, वजन हो या शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या करते हैं? अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित आयु तक होती है। अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया होती है एक निश्चित आयु यानी फिक्स्ड एज तक होती है। हम कह सकते हैं कि वृद्धि गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक होती है, यानी कि बच्चे में जो अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वो आपका गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक यानी 18 वर्ष तक होती है। उसके बाद ये अभिवृद्धि रुक जाती है। देखे होंगे कि कोई बच्चा 18 साल के बाद उसकी लंबाई वहाँ तक फिक्स हो जाती है, उसके बाद उसकी लंबाई खत्म हो जाती है। तो इसी को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि के द्वारा शारीरिक पहलुओं की संरचना का विकास होता है। अभिवृद्धि के द्वारा शारीरिक पहलुओं के यानी शरीर के सभी पहलुओं का विकास होता है। इन सभी प्रकार के परिवर्तनों को परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसी परिवर्तन को हम लोग क्वालिटेटिव परिवर्तन कहते हैं, क्वालिटेटिव चेंजिंग कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे में बड़े होने के साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई और भार आदि में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसके भार में आदि में होने वाले परिवर्तन को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। तो अभिवृद्धि का मतलब होता है जिस बच्चे में लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि की कुछ परिभाषाएं दी थी, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है श्रीमती हर्लॉक के विचार से मानव जीवन के सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि पहलुओं से संबंधित ये सभी परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि का परिभाषा एग्जाम में पूछता है कि परिभाषित करते हुए अभिवृद्धि को समझाएं, तो ये परिभाषा आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। श्रीमती हर्लॉक ने कहा था कि मानव जीवन के सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि पहलुओं से संबंधित ये सभी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, दूसरा परिभाषा दिया था अभिवृद्धि का, करो एंड करो के अनुसार। ठीक है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अभिवृद्धि की परिभाषा दी थी। अभिवृद्धि शारीरिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन को कहते हैं। अभिवृद्धि जो है शारीरिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। तीसरा परिभाषा एंडरसन के अनुसार अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन वातावरणीय के साथ समायोजन को कहते हैं। यानी अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन वातावरणीय के साथ समायोजन, ये लाइन याद रखिएगा, वातावरणीय के साथ समायोजन को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। ये बात एंडरसन ने कहा था। चौथा परिभाषा है फ्रेंक के अनुसार। फ्रेंक महोदय ने क्या कहा था कि अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य की कोशिका एवं उनकी कार्य क्षमता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य है कि मनुष्य की कोशिका एवं उसकी कार्य क्षमता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। तो इस तरह से हम अभिवृद्धि का परिभाषा 4 मनोवैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से इसकी परिभाषा दी है। आप लोग इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। जब आप अभिवृद्धि का अर्थ लिखिएगा तो उसके साथ उसका परिभाषा जरूर दीजिएगा। चलिए, अभिवृद्धि यहाँ तक खत्म हुआ। अब हम लोग समझते विकास। अभी इसको इंग्लिश में हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभिवृद्धि एक अलग टॉपिक था जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ करते हैं, विकास को हम लोग इंग्लिश में डेवलपमेंट करते हैं। विकास से तात्पर्य ये होता है कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सांवेगिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। यहाँ पे देखिए, विकास का मतलब हुआ कि जब बच्चों में शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, चारित्रिक हो, सामूहिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, यानी कि जब बच्चों में फिजिकल, मोरल, सोशल, उसके बाद आपका इमोशनल,
इन सभी चीज़ों का जब बच्चों में विकास होता है तो उसको हम लोग विकास कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो क्या होती है, जीवन भर चलती है, यानी कि जीवन भर बच्चों में या फिर मनुष्यों में सामाजिक परिवर्तन होता है, नैतिक विकास होता है, संवेगात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, फिर बौद्धिक विचार में वृद्धि होता है। तो इस तरह से जो है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, अर्थात ये गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है गर्भधारण, यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में शुरू होता है भ्रूण बनना, तब से लेकर मृत्यु तक, यानी प्रेगनेंसी टू टर्म तक चलने वाली एक प्रक्रिया है विकास। विकास की प्रक्रिया जो है आपका गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील एवं नियमित होती है, जबकि विकास की प्रक्रिया एक प्रगतिशील होती है, नियमित होती है, जो सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल की ओर होती है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होती है, जहाँ विकास की प्रक्रिया मल्टी डायमेंशनल मतलब कि बच्चों का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक होता है, नैतिक विकास होता है। इन सभी चीज़ों को जब विकास होता है तो उसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। तो विकास क्या है, एक सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रिया है, सरल से जटिल की ओर प्रक्रिया है, और विकास जो है बहुआयामी प्रक्रिया है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि विकास में सभी पहलुओं का विकास होता है, विकास में आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगर देखा जाए तो विकास में आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। इनके द्वारा जो है विकास में परिवर्तन हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं विकास में परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक के साथ गुणात्मक गुणों का भी विकास होता है। यानी विकास में बच्चे का शरीर तो बढ़ेगा, उसके साथ उसका बौद्धिक विकास भी होगा। तो जब बच्चों में बौद्धिक विकास होगा तो उसको हम लोग गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। विकास के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि विकास के द्वारा जो बालकों में क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। अब इसकी भी कुछ परिभाषाएं दी है, इसको देखिए। विकास की परिभाषाएं, एग्जाम में विकास पूछेगा तो विकास की परिभाषा जरूर लिखिएगा। डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट, वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ महोदय ने, कि विकास में आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वुडवर्थ बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा था कि विकास जो होती है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का जो है गुणनफल होता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है विकास पर। ये बात कही थी वुडवर्थ ने। दूसरा है स्किनर ने कहा था। स्किनर ने क्या कहा था कि विकास जीव और उसके वातावरण के साथ अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये स्किनर ने कहा था कि विकास जो है जीव और उसके वातावरण के साथ अंतःक्रिया का एक क्या प्रतिफल है, इसका एक प्रतिफल ही विकास है। तीसरा परिभाषा सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन महोदय ने दिया था कि विकास का अर्थ परिपक्वता एवं कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन से होता है, जिसका संबंध गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन से होता है। ये बात सोरेनसन महोदय ने कहा था। और लास्ट है 4 नंबर में हरलोक के अनुसार। हरलोक महोदय ने कहा था कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, बल्कि परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, जिसमें कई नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये बात हरलोक ने कहा था कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ये जो है परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन और प्रगतिशील क्रम है, जिसमें कई नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती है। ये बात हरलोक ने कहा था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि विकास की जो परिभाषाएं थी 4 मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दिया था। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अगर अंतर पूछिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये आप लोग डिफरेंस इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि और विकास में निम्नलिखित अंतर है। आइए इस तरह से आप लोग एक तरफ लिखिएगा अभिवृद्धि और एक तरफ लिखिएगा विकास। अभिवृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं और विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। आइए अभिवृद्धि की तरफ 1 नंबर। अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, ऊंचाई आदि में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, जबकि विकास से तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सांवेगिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, ठीक है। यानी कि अभिवृद्धि का मतलब होता है शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, ऊंचाई आदि में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। विकास से तात्पर्य है कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं।
पहला अंतर ऐसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर है कि वृद्धि में यानी कि अभिवृद्धि में मात्रात्मक यानी कि परिमाणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तन होता है। वृद्धि में क्या होता है कि परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, विकास में परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटेटिव में भी इसमें होता है, परिवर्तन होता है, ठीक। तीसरा है अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय अंतराल तक वृद्धि होती है। एक निश्चित समय अंतराल का मतलब गर्भधारण से लेकर आपका 18 साल तक यानी किशोरावस्था तक वृद्धि होती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, यानी गर्भधारण से लेकर आपका मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। 4 नंबर अंतर है अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक चलती है, ठीक है। अभी ये बात बता दिए। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब से गर्भधारण होता है तब से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। अभिवृद्धि जो है गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसको हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। और भी अंतर दिए हैं। 5 नंबर अंतर है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक संकुचित रूप है। अब अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक कैसी रूप है? संकुचित रूप है, एक संकुचित रूप है। विकास एक व्यापक रूप है, ठीक है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि में विकास समाहित नहीं होता है, विकास में वृद्धि समाहित होता है, यानी कि अभिवृद्धि में विकास समाहित नहीं है लेकिन विकास में अभिवृद्धि समाहित है। 8 नंबर में है कि बालक के परिपक्वता ग्रहण करने के साथ यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है, अब वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाता है, तो उसमें जो है आपका वृद्धि समाप्त हो जाती है। जबकि वृद्धि के साथ साथ बालक के परिपक्व होने पर समाप्त ना होकर भी ये आजीवन चलती रहती है। जबकि आपका विकास जो है बच्चों में परिपक्वता का गुण हो, उसके साथ साथ ये प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है, विकास की प्रक्रिया। इस तरह से 8 को अंतर लिखें। अगर एग्जाम में अभिवृद्धि और विकास में अंतर पूछे तो आप लोग अंतर इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब विकास का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत पूछे एग्जाम में तो विकास का सिद्धांत लिखिएगा। विकास के सिद्धांत को लिखें, बाल विकास का सिद्धांत को लिखें या विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, ठीक है। 1 नंबर निरंतरता का सिद्धांत, इसको याद करते हुए चलिएगा। पहला नंबर में है निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहला नंबर निरंतरता का सिद्धांत का मतलब होता है विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास जो है गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। सभी व्यक्तियों में विकास लगातार चलती रहती है, अतः विकास जीवन भर चलती रहती है। अतः विकास जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। 2 नंबर याद रखिएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत। बालकों में विकास क्रमबद्ध होती है, जो पूर्व प्रसव अवस्था है, प्री नेटल स्टेज से जन्म के बाद पोस्ट नेटल स्टेज तक होती है। देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत मतलब पूर्व प्रसव अवस्था, यानी कि जन्म से पहले जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तो उसको हम लोग पूर्व प्रसव अवस्था कहते हैं, और जन्म के बाद के स्टेज को हम लोग पोस्ट नेटल स्टेज कहते हैं। जब बच्चा जन्म हो जाए उसके बाद की अवस्था को हम लोग पोस्ट नेटल स्टेज कहते हैं, जहाँ 2 नियम कार्य करते हैं। एक होता है मस्तकाधोमुखी नियम, जिसको हम लोग सेफ्लोकॉडल लो बोलते हैं, और एक होता है निकट दूर नियम, प्रोक्सिमो डिस्टल लो। बच्चों में जो विकास होता है उसकी दिशा निश्चित है। मस्तकाधोमुखी नियम क्या होता है कि पहले शारीरिक विकास से सिर से पैर का विकास होगा, यानी पहले सिर का विकास होगा, फिर उसके बाद किसका विकास होगा? पैर का विकास होगा। निकट दूर नियम शारीरिक विकास केंद्र से बाहर की ओर, यानी पहले धड़ का विकास होगा, फिर बाहाँ का विकास होगा, फिर जांघ का विकास होगा, फिर जो है सर का विकास होगा। तो इस तरह से केंद्र से बाहर की ओर होने वाले के विकास को हम लोग निकट दूर नियम, और सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को हम लोग मस्तकाधोमुखी नियम, ये दोनों नियम किस में आते हैं? तो विकास के दिशा का सिद्धांत में आता है, जो 2 नंबर विकास का सिद्धांत है। तीसरा नंबर में है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। सभी व्यक्तियों में विकास अपने ढंग से तथा विभिन्न रफ्तार से होती है। सभी व्यक्तियों में विकास होने का ढंग अलग अलग होता है और विभिन्न रफ्तार से होती है। प्रत्येक बालक में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है।
प्रत्येक बालक में विकास की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये विभिन्नता का कारण है क्योंकि विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक के आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, किस पर, विकास पर पड़ता है। चौथा नंबर, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। बालकों में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक की ओर होती है। जैसे जैसे किसी वस्तु को बालक पकड़ने के लिए पूरे बॉडी तथा हाथ का प्रयोग करता है, धीरे धीरे विकास होने पर वह सिर्फ उंगलियों का ही प्रयोग लगता है। यानी कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वह सामान्य से विशिष्ट की होती है। सामान्य से विशिष्ट का मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने हाथ से प्रयोग करते हैं, किसी भी बॉडी से प्रयोग करते हैं किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए। जैसे जैसे उसका विकास होता है तो अब वो सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करने लगते हैं किसी भी वस्तुओं को पकड़ने के लिए। उसी प्रकार बच्चा के रोने की क्रिया में उसके सभी अंग और प्रत्यय भाग लेते हैं, जबकि बाद में वो आंसू तथा बातों से पुकारते हैं। ये हो गया सामान्य से विशिष्ट का प्रयोग। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो जो अपने रोने की क्रिया से सभी अंग और प्रत्यय को भाग लेते हैं, जबकि बाद में वो आंसू से बातों को पुकारते हैं। ठीक है, तो ये चौथा नंबर सिद्धांत था, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। 5 नंबर में अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कहता है, विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामूहिक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनके परस्पर संबंध से बालकों का विकास होता है। जहाँ इनका परस्पर संबंध होता है तो वहाँ किसका विकास होता है, बालकों का विकास होता है। तो ये हो गया अंतः संबंध का विकास, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, शारीरिक हो गया, सामूहिक हो गया, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, कोलैबोरेट होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत। तो ये एक दूसरे से कोलैबोरेट करते रहते हैं। 6 नंबर में है पूर्वानुमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि बालकों में विकास पूर्वानुमान करके लगाया जाता है। यानी कि इसमें यह कहा गया कि बच्चों का जो विकास होगा पहले से पूर्वानुमान लगा देगा कि बच्चे जो है विकास करेंगे तो किस क्षेत्र में विकास करेंगे। ये बच्चा का शारीरिक तथा मानसिक विकास आगे अच्छा होगा, इसके प्रति यह पूर्वानुमान लगाया जाता है। यानी बच्चे का शारीरिक विकास कैसा होगा, मानसिक विकास कैसा होगा, इसका जो है पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत, जो 6 नंबर सिद्धांत था। फिर उसके बाद है 7 नंबर एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़कर कार्य करने योग्य का एकीकरण कहते हैं। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब हुआ कि शरीर के सभी अंग एक साथ जोड़कर जब कार्य करने लगते हैं तो उसको हम लोग एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। बालक पहले हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाता है। बालक पहले हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को चलाता है, फिर बाद में जो है हाथ और उंगलियां दोनों को चलाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ये 7वां नंबर सिद्धांत था विकास का। उसके बाद आते हैं 8 नंबर और सबसे लास्ट नंबर है विकास रेखिक ना होकर वर्तुलाकार होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। विकास जो होती है वो रेखिक ना होकर वर्तुलाकार होती है। बालक का विकास रेखिक सीधा ना होकर वर्तुलाकार होती है। यानी कि बालक का जो विकास होता है वो सीधा नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। वो एक समान रूप से गति से सीधा चलकर विकास को नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास के परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की ओर बढ़ता है। यानी कि अब देखिएगा तो विकास इस तरह से चलने वाली एक प्रक्रिया है, कभी फिर ऊपर जाता है फिर नीचे होता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो इस तरह से जो है विकास चलने वाली प्रक्रिया है जो सीधा न चल के वर्तुलाकार के रूप में चल रही है। बालक के विकास में वह किसी अवस्था में आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटकर मंद गति से फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से पहले वो पीछे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के सिद्धांत को हम लोग वर्तुलाकार का सिद्धांत कहते हैं। हम कह सकते हैं कि बच्चा शिशुअवस्था तथा शारीरिक, मानसिक बहुत तेज़ी से होता है, फिर मध्य अवस्था में विकास की दर कम हो जाती है और अंतः विकास कभी तेज़ी से होती है तो कभी पीछे हटकर धीमी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए ये नीचे वाला भाग को हम लोग विकास का धीमी गति से हो रही है और ऊपर वाला जो भाग है विकास तेज़ी से हो रही है। तो इस तरह से जो है आप देखिएगा तो विकास की प्रक्रिया जो है कभी नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी ऊपर होती है। तो ये जो है विकास जो होती है कभी धीमी होती है, कभी तेज़ी गति से होती है। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग विकास का वर्तुलाकार का सिद्धांत हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विकास के लगभग 8 सिद्धांत देखें। आप लोग 8 सिद्धांत को याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं विकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आज विकास का जितना भी टॉपिक्स है ख़त्म हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के कौन कौन सिद्धांत प्रकार हैं। तो विकास का देखिए शारीरिक विकास,
मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, क्रियात्मक विकास। तो इस तरह से आप लोग विकास के 7 सिद्धांत याद रखिएगा। कौन कौन हो गया? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास और क्रियात्मक विकास। तो आइए एक एक करके विकास को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। विकास के पहला सिद्धांत है शारीरिक विकास, ठीक है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास किसे कहते हैं? शरीर में होने वाले परिवर्तन ऊंचाई, लंबाई, भार से होता है। ये विकास के आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों से होता है। शारीरिक विकास का मतलब होता है कि बच्चों में आंतरिक विकास तो होगा है शरीर के सभी अंगों का, उसके साथ साथ बाहरी अंगों का भी विकास होगा, उसको हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों की उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियों, मांसपेशियों, दांत, तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास से होता है। तो उसी को हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। जहाँ हड्डियों में, मांसपेशियों में, दांत में, तंत्रिका तंत्र में होने वाले विकास को हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। शरीर में होने वाले विकास को शारीरिक विकास कहते हैं। तो ये पहला प्रकार था विकास का। दूसरा प्रकार है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। नाम से ही लग रहा है कि मेंटल डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास। शिशु में मानसिक विकास से तात्पर्य शिशु की समझ से होता है। जब बच्चों में समझ विकसित होता है तो हम समझ आते हैं कि उसमें मानसिक विकास हुआ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसे नई नई अनुभूतियाँ तथा की प्राप्ति हो गई, मानसिक विकास होता है। इस तरह से वो नई नई अनुभूतियों को सीखता है और उसमें मानसिक विकास होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे नए नए अनुभूतियों को सीखता है, नए नए चीज़ों को सीखता है, तो इससे उनमें मानसिक विकास बढ़ता है। मानसिक विकास से तात्पर्य है चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता से संबंध होता है। मानसिक विकास में वृद्धि का संबंध कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, संप्रतियों का विकास, सोचना समझना आदि से होता है। यानी कि मानसिक विकास का संबंध सोचना समझना होता है, विचार करना, कल्पना करना, याद रखने की क्षमता, इन सभी चीज़ों में जहाँ विकास होगा तो समझ जाइए कि बच्चों में मानसिक विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए 2 प्रकार देख लिए। एक देखें शारीरिक विकास, दूसरा देखें मानसिक विकास, तीसरा देखेंगे सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। बालकों में सामाजिक विकास शिशुअवस्था से शुरू हो जाता है और सामाजिक विकास से तात्पर्य बच्चे समूह में एक दूसरे के साथ रहते हैं। शिशुअवस्था का मतलब होता है 2 साल से। बच्चों में सामाजिक विकास 2 वर्ष से शुरू हो जाता है। ठीक है, शिशुअवस्था से शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि बच्चे समूह में एक दूसरे के साथ रहना शुरू करता है, यानी एक दूसरे के साथ समूह में रहेगा तो सामाजिक विकास होगा। बच्चों के सामाजिक विकास में समाज के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छे चरित्र का निर्माण हो, संस्कृति का निर्माण हो, धार्मिक का निर्माण हो, सामुदायिक का निर्माण हो, विकास हो, आत्मसम्मान, स्वाभिमान के विकास से होता है। जब बच्चों में सामाजिक विकास जो होती है वो अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छे चरित्र का निर्माण होना चाहिए, संस्कृति का निर्माण, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास तथा आत्मसम्मान, स्वाभिमान ही उसका क्या कहलाता है। जहाँ बच्चों में सामाजिक विकास उत्पन्न होती है यही सब चीज़ जो है सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है बच्चों का। उसके बाद है सामूहिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा नंबर प्रकार है सामूहिक विकास, जिसको हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए इमोशनल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास क्या होता है। बालकों में आयु बढ़ने के साथ साथ सामूहिक विकास होता है। बालकों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें सामूहिक विकास होता है। ठीक है, तो बालकों में सामूहिक विकास से तात्पर्य उनमें धीरे धीरे स्नेह, भय, उत्सुकता, हर्ष, दुख, क्रोध, प्यार आदि का विकास होता है। बच्चों में धीरे धीरे उनमें सामूहिक विकास का मतलब बच्चे में धीरे धीरे स्नेह, भय, उत्सुकता, हर्ष, दुख, क्रोध, प्यार आदि का विकास को हम लोग सामूहिक विकास कहते हैं। नवजात शिशुओं में संवेग शुरू होता है। नवजात शिशुओं में संवेग उस समय शुरू होता है। उन्हें जो है ना भय का डर होता है, ना क्रोध का डर होता है, ना दुख का डर होता है। उनमें धीरे धीरे संवेग शुरू होता है और बाल्यावस्था होते होते संवेग के बढ़ने के साथ साथ किशोरावस्था में संवेग उच्च सीमा तक पहुंच जाता है। और जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक पहुंचा है तब तक जो है संवेग जो उच्च सीमा तक पहुंच जाता है। पहले बच्चों में भय, तीव्र आवाज़, क्रोध, शारीरिक क्रियाओं में बाधा तथा प्यार त्वचा को सहलाने से उत्पन्न होता है। बच्चों में जो है पहले क्या होता है कि भय जो उत्पन्न होता है वो तीव्र आवाज़ से होता है। क्रोध जो उत्पन्न होता है शारीरिक क्रियाओं में बाधा जब आ जाता है तो बच्चों को क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और प्यार जो उत्पन्न होता है वो त्वचा को सहलाने से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से पहले बच्चों में 3 संवेग उत्पन्न होता है, भय, क्रोध और तीसरा प्यार। तो ये 3 जो है संवेग बच्चों में पहले उत्पन्न होता है
भय कैसे होगा? तीव्र आवाज़। बच्चों को जब तीव्र आवाज़ सुनाई देगा तो उसका शरीर जो है भयभीत हो जाएगा। दूसरा, क्रोध कब उत्पन्न होगा? जब उसकी शारीरिक क्रिया में बाधा आ जाएगा तो उसको क्रोध आ जाएगा, ठीक है। और जब उसके शरीर को सराहने लगेगा तो उसमें प्यार उत्पन्न होगा। तो इस तरह से बच्चों में 3 संवेग पहले उत्पन्न होता है, भय, क्रोध और प्यार। नेक्स्ट है भाषा विकास। 5 नंबर में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं। तो ये विकास के 5वां प्रकार है। भाषा विकास का संबंध संज्ञानात्मक विकास से होता है। बच्चे अपने भावों, विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। बच्चे जब अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं, तो किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले नवजात शिशु रुद्रन, फिर ध्वनि दा, ना, बा, मा, पा आदि से धीरे धीरे शुरू कर फिर शब्दों को मामा, दादा, नाना, पापा दोहराना शुरू कर देता है। देखिए, जब बच्चे जो है अपने मन के भावों या विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है, तो सबसे पहले जो नवजात शिशु होता है वो रुद्रन यानी क्राइंग करता है। फिर वो एक एक शब्द बोलेगा, दा, ना, फिर बा, मा, पा। फिर वो उन शब्दों को जोड़ के बोलेगा, मामा, दादा, नाना, पापा दोहराना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो पर्यावरण, आसपास के द्वारा अनुकरण के माध्यम से भाषा का विकास करता है। फिर वो बच्चे धीरे धीरे जो अपने पर्यावरण के अनुसार सीखने लगते हैं और बातों को दोहराकर वो चीज़ों को फिर से जो है शब्दों के माध्यम से वाक्यों में बोलने लगते हैं। तो यहाँ 5वां नंबर में देखिए भाषा का विकास कैसे हुआ। अब 6 नंबर में देखेंगे नैतिक विकास। अब देखते हैं नैतिक विकास, जिसको हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। नैतिक विकास से तात्पर्य बच्चों, किशोरों में उचित तथा सही गलत की अनुचित एवं गलत व्यवहार की पहचान करने से होती है। नैतिक विकास का मतलब क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का मतलब होता है कि जब बच्चे या किशोर सही गलत की पहचान करना शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें नैतिक विकास हो गया है। जब बच्चे सही गलत यानी उचित और अनुचित का प्रयोग करना शुरू कर देता है तो वो नैतिक विकास हो जाता है। इसमें बच्चे वैसे व्यवहार को सीखते हैं जिसमें सही या दूसरों को गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें बच्चे ये सीखते हैं कि व्यवहार को सीखते हैं तथा दूसरों को गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। बालकों में नैतिक विकास समाज के द्वारा बनाए गए नियमों से निर्धारित होती है। बालकों में जो नैतिक विकास होता है जो कि समाज के द्वारा बनाए गए नियमों से निर्धारित होती है। समाज जो है नियम बना देते हैं कि उस हिसाब से जो है बच्चों में मोरल डेवलपमेंट होता है। मोरल डेवलपमेंट का जब थ्योरी पढ़िएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने जो दिया था वो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। नैतिक विकास क्या होता है कि जब बच्चे उचित या अनुचित का पहचान करना सीख जाते हैं, सही गलत की पहचान करना सीख जाते हैं, तो हम कहेंगे कि बच्चों में नैतिक विकास हो गया है, ठीक है। तो ये नैतिक विकास की जो है 6 नंबर प्रकार थे। और 7 नंबर लास्ट प्रकार है क्रियात्मक विकास, मोरल डेवलपमेंट। बालक में क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों की मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों के आपस के समन्वय से होता है। जब शरीर का मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र एक दूसरे से मिल जाता है तो क्रियात्मक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले शिशु हाथ पैर के सहारे चलना तथा फिर दीवार के सहारे खड़ा होना, जहाँ बालक के सभी अंग एक दूसरे के साथ समन्वय करके कार्य करते हैं। यानी कि बच्चे पहले शुरू हाथ पैर के सहारे चलते हैं, फिर वो दीवार के सहारे खड़ा होते हैं, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। तो एक दूसरे के साथ समन्वय करके चलते हैं, तो इसको हम लोग मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, क्रियात्मक विकास कहते हैं। तो ये भी विकास के प्रकार थे। तो इस तरह से हम लोग 7 प्रकार को देखे, 7 प्रकार को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से और एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं विकास की अवस्थाएँ, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाएँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विकास के यानी कि विकास के सिद्धांत, विकास के प्रकार, विकास की अवस्थाएँ, इस तरह से आप लोग एक एक चीज़ को देखते हुए पढ़िएगा। विकास की अवस्थाएँ को समझाएं। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार विकास की कई अवस्थाएं बताएं, जिनमें से कुछ प्रमुख अवस्थाएं इस प्रकार है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं देखिए। सबसे पहला अवस्था है गर्भावस्था, जिसको हम लोग प्रीग्नेंसी कहते हैं। गर्भधारण से लेकर जन्म तक, यानी कि बच्चे के माँ के गर्भ में जब भ्रूण बनना शुरू करता है तब से लेकर जन्म लेने तक, यानी कि 9 माह इसको कह सकते हैं। 9 माह तक माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का काल को हम लोग गर्भावस्था कहते हैं, गर्भाकाल कहते हैं, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी स्टेज कहते हैं। 9 माह तक माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसको हम लोग प्रेगनेंसी स्टेज कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं, याद रखिएगा। यानी गर्भधारण से लेकर जन्म तक, ठीक है। दूसरा है शिशुअवस्था, जन्म ले लिया, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक,
यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक का काल को हम लोग शिशुअवस्था कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। बाल्यावस्था 2 से लेकर 12 वर्ष तक होता है, 2 से लेकर 12 वर्ष तक। अब इसको 2 भाग में लिखा है, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष होगा और उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड जो होगा वो 6 से 12 वर्ष तक होगा, ठीक है। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। ये 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। युवा अवस्था, एडल्टहुड, 19 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था। प्रौढ़ा अवस्था, मेच्योर एडल्टहुड, 36 से लेकर 55 वर्ष तक। और वृद्धावस्था 56 से लेकर मृत्यु तक। इस तरह से हम लोग विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ आपका डेवलपमेंट को देखें। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है 7 अवस्था में देखें। सबसे पहला आपका हो गया गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो इस तरह से एक एक करके आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला होता है गर्भावस्था, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं। यह अवस्था जब से माँ के गर्भ से लेकर जन्म तक की होती है, यानी कि माँ के गर्भ में भ्रूण जब से बनना शुरू होता है तब से लेकर जन्म तक का काल गर्भावस्था कहलाता है, गर्भ का काल कहलाता है। माँ के गर्भ में लगभग शिशु का विकास 9 माह तक यानी कि 280 दिन तक होता है। यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है वो कितने माह तक रहता है? 9 माह तक 280 दिन तक रहता है। इस काल को हम लोग गर्भा काल कहते हैं, यानी कि गर्भावस्था कहते हैं। इसमें बालक का सिर बनेगा, धड़ का विकास होगा, पैर का विकास होता है और यह विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सिर का विकास होगा, धड़ का विकास होगा, पैर का विकास होगा। सिर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा और फिर पैर का विकास होगा, ठीक है। चलिए गर्भावस्था खत्म। अब हम लोग आते हैं शिशुअवस्था, जिसको हम इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का काल को हम लोग शिशुअवस्था कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। इस अवस्था में बालकों के कई पक्षों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, प्राथमिक, सामाजिक आदि जो है इसका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, याद रखिएगा। शारीरिक और मानसिक का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है इसमें शिशु अपने ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन के माध्यम से वस्तुओं को इधर उधर करना, पहचान करना, चीज़ों को पकड़कर मुंह में रखना आदि क्रियाओं को अध्ययन करता है। यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, शिशुअवस्था का जो बच्चा होता है, वो चीज़ों को पहचान करना शुरू करता है, इधर उधर वस्तुओं को करना शुरू करेगा, बहुत से वस्तुओं को मुंह में रखना शुरू करेगा। कुछ भी वस्तु हाथ में लेगा तो उसको मुंह में ले लेता है। इस तरह की क्रियाएं ये करना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था को हम लोग शिशुअवस्था कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है बाल्यावस्था, जिसको हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं। यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालकों की स्कूली शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। देखिए बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का काल बाल्यावस्था कहलाता है। इसमें बच्चे स्कूली शिक्षा, स्कूल में जाना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था को 2 अवस्था में बांटा गया है। इसका पहला है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, यानी अर्ली चाइल्डहुड। इस अवस्था की आयु 2 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं, इसको हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को अर्ली चाइल्डहुड को। इसका काल कब से कब तक होता है? तो 2 से लेकर 6 वर्ष तक। क्योंकि इस अवस्था में बालकों के नई पक्षों का विकास होता है। इसमें बच्चे नकल करना शुरू करते हैं, दोहराना शुरू करते हैं, अनुकरण करना शुरू करते हैं। इस सब पॉइंट को याद रखिएगा। यदि क्रियाएं सीख जाते हैं तो इस अवस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, याद रखिएगा। इस अवस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। यह अवस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। यानी बाल्यावस्था का ये दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ये अवस्था में शारीरिक विकास धीमी हो जाती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे गिरोह यानी गैंग में रहते हैं। अब देखिए इसमें बच्चे क्या होते हैं, इसमें 6 से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। तो इसमें बच्चे जो है अब गिरोह में रहना शुरू होता है, यानी गैंग बनाना शुरू करेगा। इसमें बालक समूह में रहते हैं, इसलिए इसे टोली की अवस्था यानी कि टॉय एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे वर्गीकरण करना शुरू करता है, संरक्षण करना शुरू करता है और क्रमबद्धीकरण करने लगता है। वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और
क्लास क्रमबद्धीकरण मतलब इसको जो है सीक्वेंस में बदलने का प्रयास करता है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था का काल कहलाता है। नेक्स्ट है शिशुअवस्था, जिसको हम लोग एडोलसेंस कहते हैं। यह एडोलसेंस जो होती है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का काल होता है। कितने से कितने होता है? 12 से लेकर 18 वर्ष तक का काल को हम लोग किशोरावस्था करते हैं। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम लोग परिवर्तन का काल यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड किसको बोलते हैं? किशोरावस्था को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बालकों में और बालिकाओं में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस अवस्था में बच्चों में क्रियाशीलता, आकर्षण अधिक होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति, बालक और बालिकाएं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं इस काल से। इसलिए स्टैनले हॉल ने इसे आंधी, तूफान तथा तनाव का काल कहा था। यानी स्टैनले हॉल ने, मनोवैज्ञानिक ने, यानी कि इसको आपका जाके किशोरावस्था को आंधी, तूफान तथा तनाव का काल कहा। इसे सुनहरा काल, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा काल है, इसलिए गोल्डन पीरियड कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त का मतलब जो उसके सामने में जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी वो सोचने लगता है। परिकल्पनात्मक सोच विकसित हो जाती है। इस अवस्था में सामग्रिक विकास काफ़ी अधिक होती है। इस अवस्था में इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अधिक होता है। यानी कि आपका 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इसमें बालक बालिका एक दूसरे के प्रति आकर्षण करता है। इसमें अमूर्त चिंतन होता है, परिकल्पनात्मक सोच होता है, सामूहिक विकास होता है। और स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को आंधी, तूफान और तनाव का काल कहा। एक ट्रांजिशनल पीरियड है और इसको हम लोग गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, यानी कि सुनहरा काल भी कहते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था जो है बहुत ही सुनहरा काल है। 5 में है युवा अवस्था, जिसको हम लोग एडल्टहुड कहते हैं। ये किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का काल है। यानी कि किशोरावस्था, एडोलसेंस तथा एडल्टहुड, ये दोनों के बीच का काल है। बीच के काल को हम लोग युवा अवस्था कहते हैं, जो आपका 19 से लेकर 35 वर्ष तक का होता है। कितना से? 19 से लेकर 35 वर्ष तक का काल को हम लोग युवा अवस्था कहते हैं। इसमें मानव एक निश्चित परिपक्वता का ग्रहण करता है। अब इसमें जो है जो भी व्यक्ति होते हैं वो निश्चित परिपक्व हो जाता है, यानी कि मैच्योर होने लगता है। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था, मैच्योर एडल्टहुड। यह अवस्था 36 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की होती है। इसमें शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है। अब इसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगेगा, शरीर में झुर्रीपन आने लगेगा, बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे में झुर्रियाँ आने लगेगी। ये आपका मैच्योर एडल्टहुड 36 से लेकर 55 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। उसके बाद है वृद्धावस्था, जिसको हम लोग ओल्ड एज कहते हैं। और सबसे ये लास्ट अवस्था है ओल्ड एज। ये अवस्था 56 वर्ष से लेकर मृत्यु तक होती है कि अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं, ओल्ड एज कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति में शारीरिक क्षमता कमज़ोर होने लगती है, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के प्रति रुचि रखते हैं। इसमें शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, समाज के प्रति, आध्यात्मिक यानी धर्म के प्रति, धार्मिक और सांस्कृतिक के प्रति इनको रुचि लेने लगती है। अब वो आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है कि हम इतना दिन समाज में क्या किए, समाज के लिए क्या किए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं ये वृद्धावस्था में, जो कि 56 से लेकर मृत्यु तक का काल वृद्धावस्था कहलाता है। तो इस तरह हम लोग देखें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कौन कौन से अवस्थाएँ हैं, 7 अवस्थाओं को देखिए एक एक करके। पहला था आपका प्रेगनेंसी स्टेज, जिसको हम लोग गर्भावस्था कहते हैं, गर्भधारण काल कहते हैं। दूसरा शिशुअवस्था, फिर आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर इस तरह से प्रौढ़ावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो विकास की अवस्थाएं था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं शिशुअवस्था क्या होता है। आइए शिशुअवस्था के बारे में समझते हैं। चलिए आइए हम लोग समझते हैं शिशुअवस्था के बारे में, यानी इन्फेंसी के बारे में। शिशुअवस्था से क्या समझते हैं, शिशुअवस्था की विशेषता बताएं। ठीक है, तो एक एक करके टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग अच्छे से शुरू से अंत वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो बहुत सब चीज़ आपका क्लियर होगा और एग्जाम में बहुत सब चीज़ आप लोग लिखिएगा इससे संबंधित। मीनिंग ऑफ इन्फेंसी, शिशुअवस्था की आयु की अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। शिशुअवस्था का जो काल होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का काल होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, शिशुअवस्था का काल जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। शारीरिक विकास में गतिक विकास कार्य करता है। जहाँ शरीर का विकास होगा तो उसके साथ मोटर डेवलपमेंट होता है, गतिक विकास होता है। गतिक विकास का मतलब शरीर के हाथ पैर उंगलियों का जहाँ जब कार्य करने लगते हैं किसी वस्तु की मदद से, तो उसको हम लोग मोटर डेवलपमेंट करते हैं।
जैसे कोई बच्चा दीवार पकड़ के खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब वो मोटर डेवलपमेंट होता है, गतिक विकास हो रहा है उसमें। इनमें मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के आपस के समन्वय से कार्य करता है, जिसके द्वारा वो अपने शारीरिक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण कर पाता है। इसमें जो है क्या करता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने शारीरिक क्रियाओं में पूर्ण नियंत्रण कर लेता है। बच्चे जन्म के बाद उनमें भय, तीव्र क्रोध, प्यार आदि क्रियाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। बच्चे के जन्म पर रुद्रन आवाज़ के साथ पैदा होती है। 2 महीने तक शिशु रोने के साथ कुछ अस्पष्ट आवाज़ उत्पन्न करने लगती है। कुछ स्वर व्यंजनों की मदद के साथ दा, ना, बा, मा आदि स्वर बोलते हैं। छोटे बच्चे अपने आप आसपास के वातावरण के साथ अनुकरण कर सकते हैं। यानी इस तरह से हम लोग शिशुअवस्था के बारे में समझे कि शिशुअवस्था जो होती है वो रुद्रन आवाज़ के साथ बच्चे जो है बच्चे जो है बोलना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे वो स्वरों का माध्यम करते हैं और एक एक शब्दों को बोलने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से बच्चे में भाषा विकास भी होने लगता है शिशुअवस्था में। अब शिशुअवस्था की कुछ परिभाषाएं दी है। शिशुअवस्था की परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। पहला है सिगमंड फ्राइड ने कहा था। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये बात कही था सिगमंड फ्राइड ने शिशुअवस्था के बारे में कि जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी तीव्र गति से आपका जीवन की नींव रखता है। तो इसको हम लोग सिगमंड फ्राइड ने कहा था। दूसरा है वैलेंटाइन के अनुसार शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। बहुत अच्छा परिभाषा है। वैलेंटाइन ने कहा था शिशुअवस्था सीखने का एक आदर्श काल है। तीसरा नंबर में है स्टेक के अनुसार जीवन में प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये कहा था स्टेक के अनुसार। रॉस के अनुसार रॉस महोदय ने क्या कहा था कि शिशु कल्पना का नायक है। ये बात कही थी रॉस के अनुसार। और 5 नंबर में रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर वो नेत्र उसके आरंभिक शिक्षक होते हैं। ये बात कही थी रूसो ने। तो इस तरह से 5 मनोवैज्ञानिक देखे जो अपने अनुसार जो है शिशुअवस्था की परिभाषा दी थी। अब है शिशुअवस्था की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। शिशुअवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1 नंबर वृद्धि और विकास की तीव्र गति, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शिशुअवस्था में वृद्धि और विकास की गति तीव्र होती है। ठीक है, पहला नंबर ये विशेषता है कि शिशुअवस्था में वृद्धि और विकास की गति तीव्र होती है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से के साथ साथ सामाजिक, संवेगात्मक आदि दिशाओं में भी तेज़ी से विकास पैदा होती है। दूसरा में दूसरों पर निर्भर रहना, डिपेंड ऑन अदर। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा छोटे रहते हैं यानी कि शिशु अवस्था है तो इसमें बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। तो इसलिए हम लोग इसकी विशेषता है कि ये दूसरों पर निर्भर रहेगा। शिशु के जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता और अन्य परिजनों के ऊपर निर्भर रहता है। शिशु चाहता है कि सभी उसे प्यार करें, स्नेह करें, सभी का केंद्र बनना चाहता है। यानी बच्चा जो है ये चाहता है कि सभी उनको चाहे, सभी उन्हें प्यार करें, सभी उन्हें स्नेह करें, सभी उनको देखते रहे। तो ये जो है बच्चा का ये केंद्र बनना चाहता है। बच्चा जो सभी का केंद्र बनना चाहता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। इसमें बच्चे जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष का काल होता है। तो इसमें बच्चे कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ये दूसरों पर निर्भर होता है। जैसे जैसे वो धीरे बड़ा होता है तो वो आत्मनिर्भर बनना चला जाता है। अब वो जैसे जैसे धीरे बड़ा होता है तो वो फिर अपना काम जो है धीरे धीरे कुछ करना शुरू कर देता है, आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। तो दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, दूसरों पर निर्भर रहना। तीसरा नंबर में है आत्मगौरव, सेल्फ असर्शन। शिशु अपने आत्मगौरव को बनाए रखना चाहता है। वो अपने बड़े भाई बहन, माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों पर पूरी तरह से हावी रहता है। अपने हठी प्रकृति का कारण हर समय अपने आप को ठीक समझता है। उन्हें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है। तो इस तरह वो जो है आत्मगौरव बनाए रखना चाहता है। 4 नंबर में है संवेग में कमी, लैक्स ऑफ इमोशनल। यानी कि शिशुअवस्था में संवेग में क्या होता है, कमी होता है, लैक्स ऑफ इमोशनल। बालकों के संवेगों में कमी पाया जाता है। वो अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, उसमें अधिक स्वाभाविकता पाई जाती है। वो अपने संवेगों को गति क्रियाओं, मोटर एक्टिविटीज़ के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी कि इस अवस्था में संवेग में कमी होता है, वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है। इसमें संवेग की कमी होता है, वो नियंत्रित नहीं कर पाता है। ठीक है। असामाजिकता, अनसोशलाइज्ड। अब देखिए, असामाजिकता का मतलब है इस अवस्था में बच्चों में सामाजिकता का भाव उत्पन्न नहीं होता है। वो अपने खिलौनों
को दूसरों के द्वारा हाथ लगने नहीं देता है। असामाजिकता है वो अपने खिलौनों को दूसरे बच्चों को हाथ लगने नहीं देता है, यहाँ तक कि वो किसी अन्य बालक को अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य परिजन से प्यार करते नहीं देख पाता है। ठीक है, तो यह असामाजिकता का इसमें गुण पाया जाता है। तो इस तरह हम लोग शिशुअवस्था की विशेषताओं को देखें। अब हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था, शिशुअवस्था का खत्म हुआ, बाल्यावस्था। मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था का अर्थ। बाल्यावस्था का काल 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक में औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब वैसी शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है, स्कूल में दी जाती है, उसको हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। एवं बालक व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार करना सीख जाता है, और बालक जो है इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार करना सीख जाता है। अब धीरे धीरे यह सीखना प्रारंभ कर देता है। बालक इस काल में अपनी आदतें, व्यवहार, रुचियों, इच्छाएं आदि का प्रकट करने लगती है, प्रारंभ करने लगता है और उन्हें विशिष्ट प्रकार के साँचे में ढालने का प्रयास करता है। और एक बार विशिष्ट साँचे में ढाल जाने के बाद बचता उसमें परिवर्तन करना मुश्किल होता है। यानी बाल्यावस्था एक ऐसा काल होता है जिसमें बच्चों को जिस हम वातावरण में डालेंगे तो उसी वातावरण में वो ढल जाता है। अब उसको हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अतः यह अवस्था शिक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास को ध्यान में रखकर उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इसमें बालक की जन्म शक्तियों का विकास अच्छे तरीके से होता है। इसलिए बाल्यावस्था को वास्तव में जीवन का अनोखा काल कहते हैं। याद रखिएगा, बाल्यावस्था को जीवन का क्या कहते हैं, अनोखा काल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था की परिभाषाएँ। बाल्यावस्था की परिभाषाएँ। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्री ने अपने अपने अनुसार बाल्यावस्था की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी है। 1 नंबर, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता मतलब वो जो है दोषपूर्ण काल कहलाता है इसको। बाल्यावस्था एक दोषपूर्ण वाला काल है, इसको हम बोलते हैं मिथ्या परिपक्वता। उसे लगता है कि हम परिपक्व हो गए हैं, अपने आप को वो यंग समझने लगता है, अपने आप को वो बड़ों के बराबर समझने लगता है, इसलिए इसको हम लोग मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं। वो अपने आप को बड़ों के बराबर समझने लगता है, इसलिए रॉस ने इसको बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा। किलपेट्रिक के अनुसार, किलपेट्रिक महोदय ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। बहुत अच्छा परिभाषा है। किलपेट्रिक ने कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। बेलियर, जोन्स और सिस्पंसन ने कहा था कि बाल्यावस्था वो समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ये बात की थी बेलियर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार। उसके बाद है चौथा परिभाषा दिया था कॉल तथा ब्रूस के अनुसार, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बहुत अच्छा परिभाषा है, इसको याद रखिएगा। कॉल तथा ब्रूस के अनुसार कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बाल्यावस्था की विशेषताएं देखते हैं। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। 1 नंबर, शारीरिक विकास में स्थिरता। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है, लेकिन इस अवस्था में शारीरिकता में दृढ़ता एवं स्थिरता आ जाती है। अब बच्चे जो है धीरे धीरे अपने आप में स्थिरता होने लगती है, शारीरिक विकास में स्थिरता होने लगती है, फिक्स होने लगता है। इस समय बालकों में रोगों के प्रतिरोध करने की क्षमता का विकास होता है। अब बच्चे जो है किसी भी बीमारी से लड़ने में उसमें धीरे धीरे क्षमता होने लगती है, शरीर मजबूत होने लगता है। दूसरा नंबर पर मानसिक योग्यता का विकास होने लगता है। दूसरा नंबर विशेषता है मानसिक योग्यता का विकास। बाल्यावस्था में बालकों में संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, भाव, स्मरण शक्ति की में विभिन्नता आ जाती है और कोई चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या का समाधान जैसी योग्यता का विकास हो जाता है। अब बच्चे जो है मानसिक योग्यता का विकास होता है, संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, भाव, स्मरण शक्ति, इन सभी चीज़ों का निर्माण हो जाता है। समस्या का समाधान करना शुरू कर देता है, तर्क करना शुरू करता है, विश्लेषण, संश्लेषण करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इस अवस्था में बच्चे का मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता का मतलब है कि इस अवस्था में बालक की जिज्ञासा केवल किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया को जानकर ही शांत नहीं हो पाती, बल्कि वो उनके विस्तार को जानने का प्रयास करता है। देखिए, बाल्यावस्था में बच्चे जो है
कब, क्यों, कैसे जैसे सवाल पूछने लगते हैं। उन्हें कभी शांत नहीं महसूस करता अपने आप को। वो यह पता करता है कि वो विस्तार से जानने का प्रयास करता है। जैसे इस अवस्था में बच्चे किसी खिलौने को खोल के देखेगा कि इसके अंदर में क्या है, या किसी टेक्निकल चीज़ को खोल के देखेगा, उसको जोड़ने का प्रयास करेगा। तो जिज्ञासा की प्रबलता इस अवस्था में होती है। वो प्रश्नों को भंडार लगा देता है। यहाँ पे बच्चे जो है कब, क्यों, कैसे प्रश्नों का भंडार लगा देते हैं। 4 नंबर में रुचियों में परिवर्तन। तो रुचियों में परिवर्तन ये विशेषता है कि इस अवस्था में बच्चे की रुचियों का पल पल में बदलती रहती है, इसकी रुचि बदलती रहती है, उनमें अस्थाई स्थापित नहीं होता है। पर्यावरण के अनुसार उनकी रुचियों में परिवर्तन आता रहता है। वैसे सामूहिक कार्यों और भ्रमण में रुचि हमेशा बनी रहती है, यानी कि सामूहिक कार्य करने रहे या घूमना फिरना रहे तो उसकी रुचि हमेशा बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट है बहिमुखी विकास। बहिमुखी विकास का मतलब है बाल्यावस्था में बालक अपनी कल्पनाओं से निकलकर बाहरी जगत में संपर्क में आ जाता है। इस अवस्था में बालक अपने शिशुअवस्था की कल्पना से बाहर आ जाते हैं, कल्पना से बाहर सोचने लगते हैं। तो बच्चों का बहिमुखी विकास हो जाता है। ठीक है। 7 नंबर में यौन संबंधी विकास। बाल्यावस्था में आयु के बालकों में यौन संबंधी कामेच्छाएँ धीरे धीरे जागृत होने लगती। इस आयु में लड़के लड़कियां की विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के स्थान पर विकर्षण पाया जाता है। ये या तो एक दूसरे को नीचा या अपेक्षा दिखाने लगते हैं। यहाँ पे लड़के और लड़कियां विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के स्थान पर विकर्षण रिपल्सन होने लगता है और वह एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यौन संबंधी विकास हो जाती है। 8 नंबर में आत्मनिर्भरता। बाल्यावस्था में आते ही बच्चे आत्मनिर्भरता बनना शुरू हो जाता है। अब वो अपने कार्य स्वयं करने लगता इच्छुक होता है। उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करना अच्छा लगता है। वो अपने दैनिक कार्य जैसे नहाना, कपड़ा धोना, खाना खुद करने लगते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आत्मनिर्भरता। ठीक है। 9 नंबर में संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति का गुण। इस अवस्था में बालक में विभिन्न वस्तुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। वो खिलौनों को जो है एक जगह जमा करने का प्रयास करता है, विकसित होती है। टिकट कलपुर्जे को जमा करता है, जैसे बचपन में सभी जो है टिकट कलपुर्जे को जमा करता था, गोलियों को जमा करता है, पत्थर के टुकड़े को जमा करता है, इत्यादि चीज़ों को वो इकट्ठा करने के जमा करता है। तो इस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। तो बाल्यावस्था की हम लोग यहाँ पे जो है क्या देखें, विशेषताओं को देखें, उसका अर्थ देखें। अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था, जिसको हम इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं को लिखें। चलिए आप समझते हैं, एक एक करके सबको देखते हुए जा रहे हैं। आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहें एक एक टॉपिक को, क्योंकि 80 नंबर का पेपर है, इसलिए आप लोग को धैर्य होकर पेपर की तैयारी करनी है। तो इसलिए एक एक वीडियो को अच्छे से टॉपिक को देखते हुए आगे बढ़िएगा और उसको राइट डाउन करने का प्रयास कीजिए। कलम कॉपी लेके बैठना है। ठीक है। किशोरावस्था, मीनिंग ऑफ एडोलसेंस। किशोरावस्था से तात्पर्य होता है कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक बालिकाओं में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए इसे ट्रांजिशनल पीरियड यानी परिवर्तन काल कहते हैं। ठीक है। इसमें बालक एवं बालिकाओं में यौनाचरण, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, कई ग्रंथियाँ उत्पन्न होने लगती है। यानी इसमें बालक बालिकाएं एक दूसरे के प्रति आकर्षण करने लगते हैं, कई सारे उसमें हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और यौन आचरण यानी कि यौन में आचरण होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको टीन एज कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग टीन एज कहते हैं। इस अवस्था में बालक घर से बाहर साथियों के साथ समय बिताता है। किशोरों में सामाजिक मनोवृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए इसे सुनहरा गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ सामाजिक मनोवृत्ति उत्पन्न करता है, समाज के कार्यों में सहयोग करना शुरू करता है। इस अवस्था में किशोरों में सामूहिक विकास चरम सीमा पर पहुंच जाती है। यानी इस अवस्था में जो होता है इमोशनल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से, और वो आपका यहाँ आते आते सामूहिक विकास पूरी हो जाती है। यौन आरंभ के दौरान लंबाई में सबसे अधिक एकाएक परिवर्तन होता है। इसमें लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन होगा, यानी कि बच्चे इस अवस्था में आते आते सबसे अधिक लंबे होंगे। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ और पैर की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है। इस अवस्था में व्यक्तियों में कल्पनात्मक सोच, समस्या समाधान करने की क्षमता हो जाती है। बच्चों में परिकल्पनात्मक निर्माणात्मक चिंतन विकसित हो जाती है, यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है विकसित हो जाता है। चीज़ों को बिना देखे वो उसके बारे में सोचने लगता है। तो इस तरह के काल को हम लोग किशोरावस्था वाला काल कहते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं दी थी। स्टेन हॉल ने कहा था किशोरावस्था की परिभाषा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष,
तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये बात स्टैनले ने कहा था। बहुत ही अच्छा ये परिभाषा स्टैनले ने कहा था कि किशोरावस्था जो होती है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। नेक्स्ट है बेलियर जोन्स और सिस्पेंस के अनुसार किशोरावस्था हर एक व्यक्ति का जीवन का काल है जो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल कहता है। कौन? बेलियर जोन्स तथा सिस्पेंस ने, यानी कि बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल किशोरावस्था है। नेक्स्ट है करो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करती है। ये बात करो ने कहा था। नेक्स्ट है जोसेल्ड के अनुसार, जोसेल्ड मोदी ने कहा था कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। ये बात की थी जोसेल्ड के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किशोरावस्था की विशेषताएं। अब हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं? तो किशोरावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में शारीरिक विकास सबसे अधिक होती है। ठीक है, शारीरिक विकास में के फलस्वरूप किशोरों में आंतरिक एवं बाह्य विकास दिखाई देने लगते हैं और किशोरों में जो है आंतरिक विकास के साथ साथ शरीर के बाहरी अंगों का भी विकास धीरे धीरे होने लगता है और वो दिखाई देने लगते हैं। जहाँ बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा उनके विभिन्न अंगों में विकास होना शुरू हो जाता है। 2 नंबर में आते हैं परिवर्तन काल, ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं इसको। परिवर्तन काल, किशोरावस्था को परिवर्तन का काल भी कहते हैं। इसको हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। लड़कों एवं लड़कियों में कई ग्रंथियाँ आंतरिक रूप से उत्पन्न होने लगती है जिससे लड़के लड़कियों की गुप्तांगों में घने बाल उग जाते हैं। लड़कों की चेहरे में दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कियों की छाती पर पर्याप्त उभार, आवाज़ पतली, तीक्ष्ण और मधुर बन जाती है। वहीं लड़कों का आवाज़ भारीपन, गंभीरता आ जाती है। लड़कियों में मासिक चक्र शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो है परिवर्तन का काल है और लड़कों और लड़कियों में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तीसरा नंबर में मानसिक विकास एवं परिवर्तन, मेंटल डेवलपमेंट एंड चेंज। मानसिक विकास एवं परिवर्तन, किशोरावस्था में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इसमें तार्किक चिंतन, सूक्ष्म एवं सघन विचार शक्ति विकसित हो जाती है। इस अवस्था में मस्तिष्क के लगभग क्षेत्र पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो इसको में मानसिक विकास में परिवर्तन होने लगता है। 4 नंबर में है संवेगात्मक विकास एवं परिवर्तन, इमोशनल डेवलपमेंट एंड चेंजेज। किशोरों में किशोरावस्था तक संवेगिक विकास पूर्ण हो जाती है। इसमें चिंता, प्रेम, भय, ईर्ष्या और क्रोध आदि सभी संवेग शिखर पर पहुंच जाती हैं। इस अवस्था में संवेग नियंत्रण अधिक और क्रोध तब आता है जब कोई उनके अनुचित रूप से व्यवहार करने लगते हैं। किशोरों में आत्मचेतना, आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी विकसित होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। 5 नंबर में परिकल्पनात्मक सोच, हाइपोथेटिक्स थिंकिंग। परिकल्पनात्मक सोच, किशोरावस्था में यह विशेषता होती है कि इसमें कल्पनात्मक सोच विकसित हो जाता है। यह अपने अधिकांश समय स्वप्न देखने में व्यतीत करते हैं। किशोरावस्था में उसकी कल्पना शक्ति काफ़ी विकसित हो जाती है। इन कल्पना शक्तियों के आधार पर वो अपने आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। यानी कि देखिएगा कि बच्चों में जो है किशोरावस्था में परिकल्पनात्मक सोच विकसित होता है। वो सपने की दुनिया में खोए रहते हैं और कल्पना शक्ति के माध्यम से अपने जो है आंतरिक शक्तियों का विकास करने लगता है। तो इस तरह से ये 5वां नंबर विशेषता था परिकल्पनात्मक सोच, हाइपोथेटिक थिंकिंग करते हैं। 6 नंबर में है विद्रोह की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं, किशोर जो होते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। इस उम्र में किशोरों में विचार में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इस अवस्था में किशोर अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। इसमें जो है जो किशोर जो होते हैं वो किसी के अंधविश्वासों के जाल में नहीं फंसते हैं, वो स्वतंत्र जीना प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए विद्रोह की प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है 7 नंबर में स्वाभिमान की भावना। किशोरों में स्वाभिमान की भावना होती है। किशोरावस्था तक बालकों में आत्मसम्मान की भावना पूरी तरह विकसित हो जाती है। किशोर स्वाभिमानी होते हैं, वो किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। यानी इस अवस्था में जो है किशोरावस्था में ये क्या होता है, स्वाभिमान होते हैं। यह क्या होता है, अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयास करता है। और 8 नंबर में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पूर्ण हो जाती है और वह समाज के बनाए गए नियमों को समझ जाते हैं। इस तरह से हम लोग किशोरावस्था का अर्थ और विशेषता को समझे।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग समाजीकरण क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन, इसका अर्थ समझते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जहाँ मानदंड, रीति रिवाज, मूल्यों, नियमों और कई सारे सामाजिक कौशल को सिखाते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया जहाँ व्यक्ति के रीति रिवाज, उनके मानदंड, उनके मूल्य, उनके नियम उनको सिखाते हैं, उसी को हम लोग समाजीय विकास कहते हैं। तथा जहाँ बच्चे समाज के नियमों को सीखते हैं उसे हम लोग समाजीय विकास कहते हैं। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। समाजीकरण का आरंभ जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। समाजीकरण जो होती है वो जन्म से लेकर कब तक होती है, मृत्यु तक होती है, बर्थ टू डेथ तक होती है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया का मतलब वो समाज के नियमों को, रीति रिवाज को, मूल्यों को, संस्कृति को समझता हो, उसे हम लोग समाजीकरण करते हैं। जन्म के तुरंत बाद शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, वो बाद में परिस्थितियों के अनुसार वो सामाजिक और असामाजिक बनता है। यानी जन्म के तुरंत बाद शिशु ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, वो बाद की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सामाजिक या असामाजिक बनाता है, परिवर्तन यानी परिस्थिति के अनुसार। विकास के प्रथम चरण शिशुअवस्था प्राथमिक समाजीकरण से शुरू होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन से शुरू होती है। कौन? शिशुअवस्था, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था में सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। बच्चे गिरोह या टोली या समूह में रहना पसंद करते हैं और किशोरावस्था में सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है। यानी कि शिशुअवस्था में प्राथमिक समाजीकरण होता है, बाल्यावस्था में गिरोह या टोली में रहना शुरू करता है और किशोरावस्था आते आते सामाजिक विकास पूर्ण हो जाती है। इस तरह से सामाजिक विकास बच्चों में हम लोग देखने मिलता है। इसकी कुछ परिभाषाएं दी थी। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये परिभाषा दिया था अरस्तु ने। एरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए जॉनसन ने कहा था, जॉनसन महोदय ने कहा था शब्दों में कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिक कार्यों को करने के योग्य बनाता है। यानी जॉनसन महोदय ने कहा था कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिक कार्यों को करने का योग्य बनाती है। जो समाज के कार्य को करता है उसी को हम लोग समाजीकरण करते हैं। हरलोक ने क्या कहा था? हरलोक महोदय ने कहा था कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। यानी हरलोक महोदय ने कहा था कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। अब शिशुअवस्था में सामाजिक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास कैसे होता है? तो पहला है शिशुअवस्था में सामाजिक विकास। शिशुअवस्था से तात्पर्य जन्म से 2 वर्ष का अवस्था होता है। इस अवस्था में सामाजिक विकास काफ़ी दूर रहता है, वो भी अपने घरेलू परिस्थिति में बालक माता पिता, भाई बहन, परिवार और अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करके विशेष सामाजिक अनुभूति प्राप्त करता है। यानी कि शिशुअवस्था में सामाजिक विकास नहीं होता है, ठीक है। इसमें वो केवल अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करता है, बस इतने याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था 2 से लेकर 12 वर्ष तक का काल होता है। इस उम्र में बालक घर से बाहर अपने उम्र के बच्चों के साथ संपर्क करना शुरू करता है और अन्य बालकों के साथ समायोजन करना शुरू करता है। अब बाल्यावस्था में बच्चे धीरे धीरे सामाजिक क्रिया में भाग लेना शुरू करता है और वो एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ खेलना पसंद करेगा, घर से बाहर जाना पसंद करेगा और अपने उम्र के बच्चों के साथ घूमना पसंद करेगा। ठीक है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास हो गया। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का मतलब होता है कि किशोरावस्था से 12 से 18 वर्ष की किशोरों में सामाजिक विकास तीव्र समायोजन से होती है, जहाँ सामाजिक विकास संयोगों के अधीन होती है। इस अवस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है और ये विकास जो होती है वो इमोशनल के साथ जुड़ी होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं समाजीकरण के साधन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के कौन कौन साधन हैं? तो एग्जाम में पूछ सकता है समाजीकरण के साधन यानी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, इसको याद रखिएगा। तो समाजीकरण के साधन कौन कौन है? परिवार, विद्यालय, साथी समूह, आस पड़ोस और भाषा, ये समाजीकरण के साधन है, याद रखिएगा। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एग्जाम में पूछे तो यही सभी लिखना है। बच्चों के समाजीकरण के 2 एजेंसी काम करते हैं, एक होता है एक्टिव एजेंसी और दूसरा होता है पैसिव एजेंसी। सक्रिय साधन, निष्क्रिय साधन। एक्टिव एजेंसी क्या होता है? इसमें बच्चे का समाजीकरण पर सीधा या एक्टिव रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चे में समाजीकरण में परिवार सीधे प्रभाव पड़ता है, स्कूल, समूह,
आस पड़ोस, ठीक है, फैमिली, स्कूल, पेयर्स, नेबरहुड, स्वास्थ्य क्लब, इको क्लब, ये सभी जो है बच्चों पर सीधे प्रभाव पड़ते हैं। इसको हम लोग एक्टिव एजेंसी कहते हैं, जब बच्चों के समाजीकरण में ये सीधे रूप से प्रभाव डालता है। जहाँ परिवार, स्कूल, विद्यालय, पास पड़ोस, ये सीधे जो है बच्चों के विकास, बच्चों के समाजीकरण में प्रभाव डालता है। पैसिव एजेंसी, इसका मतलब होता है कि इसमें बच्चों के समाजीकरण में सीधा सीधा प्रभाव नहीं डालता है, उसे ही निष्क्रिय साधन करते हैं, जिसको हम लोग पैसिव एजेंसी कहते हैं। इसमें बच्चों का वातावरण प्रभाव डालता है, वहाँ के वातावरण के अनुसार बच्चों का समाजीकरण होता है, जैसे कि पुस्तकालय, किताब, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट, मास मीडिया। देखिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कभी कभार एग्जाम में पूछता भी है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में मीडिया की क्या भूमिका है। तो मीडिया जो है यहाँ पे पैसिव एजेंसी है, जहाँ बच्चों के समाजीकरण में सीधे सीधे प्रभाव नहीं डालती है, वो वातावरण के अनुसार अपना प्रभाव डालती है। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सभी जो है पैसिव एजेंसी के रूप में आती है। उसके बाद है स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। स्टीरियोटाइप यानी कि जिसको हम लोग रूढ़िवादिता क्या होता है, ये एग्जाम में आप लोग का पूछता है। स्टीरियोटाइप क्या है, रूढ़िवादिता क्या है। स्टीरियोटाइपिंग की अवधारणा को समझाएं, यानी रूढ़िवादिता को समझाने बोला है। हमारे समाज में लैंगिक मुद्दे संबंधी कई बातें देखने को मिलती है। हमारे समाज में जो है लैंगिक मुद्दे का मतलब होता है लिंग के आधार पर कई सारे मुद्दे को देखते हुए कई सारे मुद्दे हम लोग को देखने में मिलती है, जहाँ व्यक्ति किसी खास समूह या आम धारणा को रूढ़िवादिता कहते हैं। जहाँ किसी खास समूह या आम धारणा को हम लोग रूढ़िवादिता कहते हैं, स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। जहाँ व्यक्ति किसी खास समूह या उसी के आधार पर स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं होती है, बल्कि व्यक्तियों की एक धारणा से होती है। जहाँ व्यक्ति जो का एक धारणा बन गया है कि जहाँ स्त्री और पुरुषों की जैविक बनावट से नहीं, उनके व्यक्तियों के कॉन्सेप्ट से, यानी उनकी धारणा से जो है रूढ़िवादिता उत्पन्न होती है। जहाँ व्यक्ति की धारणा से जो विचारधारा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग रूढ़िवादिता कहते हैं। भारत के अधिकतर घरों में लड़कियां घरेलू कार्य करती है, जिससे यह धारणा बन जाती है कि लड़की घरेलू कार्य के लिए बनी है। देखिए ये धारणा बन गया क्योंकि भारत में अधिकतर घरों में लड़कियां जो है घरेलू कार्य करती है, इसलिए यह धारणा बन गया कि लड़कियां घरेलू कार्य के लिए बनी है। इसी आधार पर व्यक्ति के मस्तिष्क में यह धारणा बन जाती है कि सभी लड़कियां केवल घर के कार्य के लिए बनी है। तो यह जो है एक विचारधारा उत्पन्न होगी, इसी को हम लोग रूढ़िवादिता कहते हैं। जो व्यक्ति अपने खुद धारणा बनाती है उसको हम लोग रूढ़िवादिता कहते हैं। महिलाएं घरेलू कार्य करती है, जैसे भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों का पालन पोषण करना आदि। ये सभी जिम्मेदारियां महिलाओं को दी जाती है, जबकि पुरुष घर के बाहर कार्य करती है। इस प्रकार की उत्पन्न धारणा को हम लोग लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। जहाँ लिंग के आधार पर जहाँ लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है तो उसको लैंगिक रूढ़िवाद कहते हैं। जहाँ ये कहा गया है कि बालिकाएं जो होती हैं, जहाँ महिलाएं जो होती है वो घरेलू कार्य करेगा, भोजन बनाएगा, खाना बनाएगा, सफाई करेगा, कपड़े धोएगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा, ये सभी जो क्रियाएं करेगी वो महिलाएं करेगी। तो ये एक विचारधारा बन गया, इन सभी कार्यों के लिए लड़कियाँ जो है धारणा बन गई, जबकि घर के बाहर जो है पुरुष काम करेंगे। तो इस तरह के लिंग के आधार पर, यानी लड़का लड़की के भेदभाव के आधार पर उत्पन्न होने वाली धारणा को लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टीरियोटाइपिंग का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइपिंग से तात्पर्य ऐसे पूर्वकल्पित विचार हैं जो किसी समूह, व्यक्ति या जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में मस्तिष्क में ऐसी कई धारणा बन जाती है जिसका कोई तार्किक प्रमाण ना हो। ऐसी धारणा को स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। मतलब ये एक मनुष्य के मस्तिष्क में एक धारणा बन गया है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई एक सबूत नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। ये एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई धारणा है जिसको हम लोग स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, रूढ़िवादिता कहते हैं। जहाँ लिंग के आधार पर लड़कों लड़कियों में भेदभाव किया जाता है तो उसको हम लोग लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ये मनुष्य के मस्तिष्क में बैठ गई है, जो समूह, व्यक्ति, जाति, वर्ग और वस्तु के बारे में ध्यान में रखते हुए उसमें भेदभाव किया जाता है। ये रूढ़िवादिता एक समूह को दूसरे समूह से पृथक करती है। सामान्य अर्थ में पुरुषों को स्त्री या लड़का और लड़की के बीच तुलना करना होता है। जहाँ हम लोग ये इस तरह की जो रूढ़िवादिता विचार होती है वो पुरुषों और स्त्रियों या लड़का या लड़की के बीच तुलना करना शुरू करती है।
ऐसा देखा जाता है कि जिस घर में शिक्षा का अभाव होता है वहाँ स्टीरियोटाइपिंग उत्पन्न होती है। ऐसा देखा जाता है कि जिस घर में शिक्षा ना हो तो वहाँ पे रूढ़िवादिता जैसे उत्पन्न विचार उत्पन्न होते हैं। यदि घरों में लड़कियों से घरेलू कार्य करने की अपेक्षा रखती है तो विद्यालय में आए अतिथि की खानपान संबंधी सेवा, नृत्य प्रतियोगिता, गृहस्थी सामान्य आदि कार्यों की अपेक्षा रखते हैं। जहाँ घर में जो है लड़कियों को घर का काम करने के लिए देखता है, वहीं विद्यालय में कोई गेस्ट आए तो उसके लिए खानपान संबंधी सेवा, नृत्य प्रतियोगिता में और गृहस्थी संभालने में उनकी एक विचारधारा बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से लोगों में एक रूढ़िवादिता उत्पन्न हुई है जहाँ शिक्षा के अभाव के द्वारा जो है इस तरह की भावना उत्पन्न होती है। जबकि पुरुषों को घरों से बाहर कार्य करना, खेलकूद में भाग लेना, शिक्षा ग्रहण करना, ये सभी कार्य उनसे अपेक्षा की जाती है। जहाँ पुरुषों से ये देखा जाता है कि वो घर से बाहर काम करेंगे, खेलकूद में भाग लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये सभी की जो है अपेक्षा की जाती है, वो पुरुषों से की जाती है। तो इस तरह से लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव को हम लोग लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं, जहाँ उनको कामों के अनुसार भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार ऐसे ही कई धारणा हैं जिसमें स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिलता है। यहाँ तक कि भारत के अनेक हिस्सों में आज भी माता पिता को लड़के की चाह होती है, लड़की के जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से उत्पन्न होती है। जहाँ आज भी हमारे भारत जैसे देश में जो है इस तरह की जो है विचारधारा उत्पन्न हुई थी, जहाँ लड़कियों के जन्म होने पर शोक मनाया जाता है और लड़कों के जन्म होने पर जो है वहाँ पे खुशी मनाई जाती है। तो इस तरह की जो विचारधारा उत्पन्न होती है उसको हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं पालन पोषण की शैलियों की अवधारणा क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको BVI मार के रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। पालन पोषण इसी को बोलते हैं हम लोग, पालन पोषण पूछे तब भी यही चीज़ है। पालन पोषण की शैलियों की अवधारणा क्या है, बाल विकास में पालन पोषण की शैलियों पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए। पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल या बालकों के पालन पोषण, बालकों के पालन पोषण इसी को कहते हैं कि तरीके के पद का अर्थ समझ जाइए चाहिए। आइए इसको समझते हैं। पालन पोषण यानी पेरेंटिंग स्टाइल शैली दृष्टिकोण से एक प्रणाली जिसका उपयोग माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यतीत करने और पालन पोषण करते समय करते हैं। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है इसका उपयोग माता पिता करते हैं, माता पिता अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हैं और पालन पोषण करते समय करते हैं। अर्थात इन शैलियों में बच्चों के लालन पालन करने के तरीके होते हैं। यानी इस शैली में माता पिता ये देखते हैं कि बच्चों का लालन पालन किस तरीक़ा से करना है जो अभिभावकों के लिए ज़रूरी होता है, जिससे माता पिता बच्चों के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये सभी कौशल माता पिता द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपनाए जाते हैं। जो भी शैली होता है वो अपने माता पिता अपने बच्चों को पालन करने के लिए अपनाए जाते हैं। मनोविज्ञान ने अपनी तकनीकी भाषा से इसे पेरेंटिंग स्टाइल कहा, यानी कि इसी को जो है मनोविज्ञान ने अपनी भाषा में पेरेंटिंग स्टाइल किया। यानी कि माता पिता अपने बच्चों को बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए अपनाए जाने वाले कौशल को पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। अब है बच्चों का पालन पोषण की शैलियाँ। ठीक है, बच्चों के पालन पोषण की शैलियाँ, पेरेंटिंग स्टाइल। बच्चों के लालन पालन की शैलियाँ उनके माता पिता के प्रभाव से होता है। बच्चों में लालन पालन किस प्रकार से हो, तो ये माता पिता के प्रभाव से होता है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा और सहायता दोनों प्रदान की जाती है। ठीक है, कुछ शैलियाँ इस प्रकार से है। पहला नंबर है माता पिता के स्वयं के अपने माता पिता या संस्कृति द्वारा अपनाए गए तरीके जिनमें स्वयं के बच्चों का लालन पालन होता है। यानी माता पिता के स्वयं के अपने माता पिता या संस्कृति द्वारा अपनाए गए तरीके, जो माता पिता अपने संस्कृति को अपनाएंगे वही चीज़ जो अपने बच्चों का लालन पोषण में लगाते हैं। दूसरा नंबर में माता पिता द्वारा बच्चों के स्वभाव को ध्यान में रखकर पालन पोषण करना। बच्चा का किस प्रकार से स्वभाव है उसको ध्यान में रखकर पालन पोषण करना पेरेंटिंग स्टाइल की शैलियाँ हैं। तीसरा नंबर शैली है कि माता पिता ये ध्यान दें कि परिस्थितियाँ तथा वातावरण जिससे बच्चों का पालन पोषण किया जाना चाहिए, ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसा कौन सा वातावरण है जिससे बच्चों का पालन पोषण किया जाना चाहिए। चौथा नंबर में बच्चों के स्वयं के स्वभाव को भी ध्यान में रखना है कि बच्चों का स्वभाव क्या है। तो इस तरह से जो है चार जो है पेरेंटिंग स्टाइल की शैलियाँ देखिए।
अब है पेरेंटिंग स्टाइल या पालन पोषण के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बार बार पूछता ही है। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। पेरेंटिंग स्टाइल के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने बुनियादी अवयवों को ध्यान में रखकर लालन पालन के पेरेंटिंग स्टाइल की 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन? आधिपत्यपूर्ण लालन पालन का तरीका, तानाशाहीपूर्ण लालन पालन का तरीका, अनुग्रहपूर्ण लालन पालन का तरीका और अपेक्षापूर्ण लालन पालन का तरीका। याद रखिएगा, चारों याद रखिएगा, ठीक है। तो आधिपत्यपूर्ण, तानाशाहीपूर्ण, अनुग्रहपूर्ण, उपेक्षापूर्ण। चलिए एक एक करके देखते हैं। आधिपत्यपूर्ण लालन पालन का तरीका। ऑर्थोटेटिक चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस। इस प्रकार के लालन पालन की शैलियों में स्वीकार करने और अपेक्षा करने के अवयव का समन्वय होता है। स्वीकार करने से तात्पर्य यह है कि माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें ठीक ढंग से कार्य करने को भी करते हैं। उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें उचित समाधान सुलझाते हैं। माता पिता हमेशा संप्रेषण, तार्किक, विनम्र, स्नेही और के प्रति चिंता होती है। वह बच्चे के स्वयं के तार्किक चिंतन तथा स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है। वहीं अपेक्षा करने संबंधी व्यवहार। अपने माता पिता अपने बच्चों की रुचियों, कल्याण की अपेक्षा करते हुए सावधान रहने का प्रयास करते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विभिन्न आयामों में वृद्धि के लिए माता पिता की अपेक्षा प्रस्तुत करती है, जैसे प्रगति का लक्ष्य, उद्देश्यों का लक्ष्य निर्धारित करती है। माता पिता अपने बच्चों के मामलों में काफ़ी सतर्क रहते हैं। यानी कि पहला नंबर प्रकार था, इसमें माता पिता जो अपने बच्चों से प्रगति, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करती है, उनके व्यक्तित्व के आयामों की वृद्धि करती है, तो यह बच्चे के बारे में सोचता है माता पिता। दूसरा नंबर में तानाशाही लालन पालन का तरीका। एक ये भी आपका प्रकार है पेरेंटिंग स्टाइल का। बच्चों के इस प्रकार के लालन पालन में माता पिता बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। बच्चे इसमें क्या होता है, तानाशाही का मतलब हुआ इसमें जो है माता पिता लालन पालन, यानी माता पिता बच्चों के लालन पालन की अपेक्षा ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं, यानी बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और इच्छाओं आदि को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों की, उनकी रुचियाँ क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनको ध्यान में रखता है। उनसे वो अपेक्षा रखते हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं? वो अपने बच्चों को अपनी इच्छा, आवश्यकताओं को करने का कोई मौका नहीं देते हैं, बल्कि अपना अधिकार जताते हैं। करे अनुशासन, स्वयं की इच्छा और आकांक्षाओं के बच्चों पर थोप देते हैं और माता पिता बच्चों के मध्य खुले वार्तालाप की जरा भी गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ माता पिता अपने हितों के चिंतन से इतने लीन हो जाते हैं कि अपने बच्चों के माध्यम से अपनी स्वयं की इच्छाओं, स्वार्थ और सपनों को साकार करने की चाह में लगे रहते हैं। देखिए, इसी को बोलते हैं ना तानाशाही। इसी का मतलब है कि माता पिता अपने हितों की चिंता करते हैं, अपने माध्यम से स्वयं की इच्छाओं को, स्वार्थ को, सपनों को स्वीकार करने के ढंग में अपनी चाह में लगे रहते हैं। बच्चों के अनुशासन, स्वयं की इच्छा की परवाह नहीं करते हैं, इसी को बोलते हैं तानाशाही, ठीक है। तीसरा नंबर में अनुग्रहपूर्ण लालन पोषण का तरीका। यह पालन पोषण का तरीका उन माता पिता द्वारा अपनाई जाती है जो स्वीकार करते हैं परंतु अपेक्षा नहीं करते हैं। स्वीकार तो करते हैं लेकिन अपेक्षा नहीं करते हैं। जिसमें माता पिता बहुत ज़्यादा प्यार लुटाने वाले, उनकी हर बात को मानने वाले और उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा करते हैं। वे बच्चे को सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, परंतु बालकों की स्वयं की भलाई बालकों की अपेक्षा नहीं करती है। वो बच्चों का अनुशासन में नहीं बांधते हैं। इसमें बच्चे के अनुशासन को नहीं बांधते हैं। ये हो गया अपेक्षापूर्ण लालन पालन का तरीका। अब है उपेक्षापूर्ण लालन पालन का तरीका। इस प्रकार के लालन पालन में माता पिता एक वांछित तरीके से व्यवहार करते हैं। वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कोई रुचि ना लेने वाले, अलग थलग रहने वाले तरीके के कारण ना तो बच्चों से कोई अपेक्षा रखते हैं और ना ही बच्चों को किसी आवश्यकता या इच्छा से पूरा करने की रुचि लेते हैं। इसमें ना ही माता पिता बच्चे से कोई अपेक्षा रखते हैं, ना बच्चे जो है इससे अपनी आवश्यकताओं या इच्छा पूरा करने में रुचि लेते हैं। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं उपेक्षा पूर्ण लालन पालन करने का तरीका। तो ये 4 प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल के टाइप्स देखे, ठीक है। अब है बाल विकास पर पालन पोषण के शैलियों का प्रभाव। तो बालक के विकास में क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो बालक के विकास में पालन पोषण की शैलियाँ निम्न प्रभाव पड़ती है। पहला नंबर,
पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों को समुचित स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करने की उनकी क्षमताओं बुद्धि को विकसित करने का प्रोत्साहन करती है। यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों को समुचित स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करती है, उनकी क्षमताओं और बुद्धि को विकसित करने का प्रोत्साहन देती है। तो इसका यह प्रभाव पड़ेगा। दूसरा नंबर में है बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं शारीरिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भूमिका देती है। ये पेरेंटिंग स्टाइल जो होती है बच्चों के बुनियादी आवश्यकताएं जो होती है वो शारीरिक हो सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, उसकी वो भूमिका देती है। तीसरा नंबर में इस प्रकार की शैलियों में बच्चे अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार होते हैं और वो जीवन को अनुशासन युक्त बनाते हैं। ठीक है। चौथा नंबर में है यदि माता पिता तानाशाही तरीका अपनाते हैं तो बच्चे अपने ज़िंदगी के बारे में कोई भी योजना अपनी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ हो जाते हैं। 5 नंबर में है तनावपूर्ण शैलियाँ बच्चों के बौद्धिक संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए अवरोध उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से 5 हम लोग देखें। 6 नंबर में है यदि अनुग्रहपूर्ण तरीका से माता पिता के द्वारा बच्चों में स्वतंत्र वातावरण में पले बच्चे अपने व्यवहार और नियंत्रण करना नहीं सीख पाते हैं तो वह हमेशा अपना मन चाहा प्राप्त करने की आशा रखते हैं। ठीक है। तो यानी कि अनुग्रहपूर्ण तरीका से माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्र में पढ़ने के लिए दे देते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे जो अपने मन चाहा आशा रखने लगते हैं। 7 नंबर में यदि माता पिता बच्चों की उपेक्षापूर्ण शैलियाँ विकसित करती है तो बच्चों के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। और लास्ट में है 8 नंबर 9 नंबर है यदि बच्चों में देखभाल और पालन पोषण में माता पिता द्वारा प्रशिक्षित अलग थलग और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने के उनके बच्चों से असुरक्षा और अकेलेपन होने की भावना पनपती है। 9 नंबर में बच्चे कई बार चिंता निराशा और विद्रोह की भावना से युक्त अवांछनीय ग्रंथियाँ बढ़ते हुए बच्चों का घायल कर देती है। ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बच्चों के पेरेंटिंग स्टाइल में प्रभाव डालती है। ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष है उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि पेरेंटिंग स्टाइल यानी पालन पोषण पेरेंटिंग स्टाइल यदि माता पिता अपने बच्चों को ध्यान में रखकर करते हैं तो बच्चों के स्वयं के व्यवहार में उत्पन्न करने में मदद करते हैं ताकि बच्चों के मार्गदर्शन सहायता करते हैं जीवन में वृद्धि और विकास समायोजन और प्रगति के उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इस तरह हम लोग देखिए आपका जो है पेरेंटिंग स्टाइल ख़त्म हुआ। ठीक है। तो पेरेंटिंग स्टाइल के बाद अब हम लोग बात करेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एरिक्सन एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। इनकी मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बच्चे किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित हो, यानी बच्चे की अपनी पहचान और समाज में उस पहचान को बनाने में किस तरह वो मदद करता हो। ठीक है। उनके लिए सिद्धांत में व्यक्तिगत सामाजिक और सांस्कृतिक सामाजिक विकास को संबोधित किया। इसे ही मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं। इन्हीं को हम लोग मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। जीवन के पूरी अवधि में एरिक्सन ने 8 विभिन्न सिद्धांत दिए थे जो इस प्रकार थे। 8 सिद्धांत को आपको याद रखना है। ये 8 सिद्धांत है। मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, तो विश्वास बनाम अविश्वास में कौन सा मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है? आशा, याद रखिएगा। दूसरा में है स्वच्छता बनाम लज्जा तथा शक, इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। पहल बनाम दोष, उद्देश्य। परिश्रम बनाम हीनता, समर्थता। पहचान बनाम संभ्रांति, कर्तव्यपरायणता। घनिष्ठता बनाम अलगाव, प्यार। जनात्मकता बनाम स्थिरता, देखभाल। और लास्ट में है संपूर्णता बनाम निराशा, परिपक्वता। तो इस तरह से हम लोग 8 गो जो है सिद्धांत को देखें, मनोसामाजिक सिद्धांत। उसके साथ साथ कौन कौन से मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है उसको हम लोग भी साथ में देखें। यानी विश्वास बनाम अविश्वास में आशा उत्पन्न होती है। स्वच्छता बनाम लज्जा तथा शक में इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। पहल बनाम दोष में उद्देश्य शक्ति उत्पन्न होती है। परिश्रम बनाम हीनता में समर्थता। पहचान बनाम संभ्रांति में कर्तव्यपरायणता उत्पन्न होती है। घनिष्ठता बनाम अलगाव में प्यार उत्पन्न होती है। जनात्मकता बनाम स्थिरता में देखभाल उत्पन्न होती है। और संपूर्णता बनाम निराशा में परिपक्वता उत्पन्न होती है। तो ये आप लोग 8 का 8 आप लोग याद रखिएगा, मनोसामाजिक सिद्धांत है। ठीक है। ये किसका है? एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास।
ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि जन्म से लेकर 1 वर्ष का होता है। एरिक्सन के सिद्धांत की ये पहली अवस्था है जिसकी अवधि जन्म से लेकर 1 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चे इन्फेंसी में रहते हैं। ठीक है। जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों के प्रति उचित स्नेह, प्यार आदि मिलता है, तो ऐसे बच्चों के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। यानी कि वैसे माता पिता जो अपने बच्चे से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो ऐसे बच्चों के प्रति उनका विश्वास उत्पन्न हो जाता है। दूसरी ओर वैसे बच्चे जिनके माता पिता एवं अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रायः रोते, बिखरते तथा चिल्लाने के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों के प्रति अविश्वास उत्पन्न की भावना विकसित होती है। यानी वैसे माता पिता जो अपने बच्चों को देख रेख करने में उनको रोने, बिखरने, चिल्लाने के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों के प्रति उन माता पिता का अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जब बच्चों में विश्वास बनाम अविश्वास दोनों की स्थिति उत्पन्न होती है, तो शिशु में एक संकट सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो उनमें से एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम लोग आशा कहते हैं। याद रखिएगा, इसी का हम लोग बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास में आशा मनोशक्ति उत्पन्न होती है। वैसे माता पिता जो अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो उन माता पिता का बच्चों के प्रति और बच्चा का माता पिता के प्रति विश्वास बन जाता है। और वैसे माता पिता जो बच्चों को डांटते हैं, चिल्लाने छोड़ देते हैं, रोने छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों का माता पिता के प्रति अविश्वास बन जाता है। तो विश्वास बनाम अविश्वास में बच्चों में एक मनोशक्ति उत्पन्न होती है जिसको हम लोग आशा करते हैं, होप करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, पहला ये मनोसामाजिक सिद्धांत था। दूसरा है स्वच्छता बनाम लज्जा तथा शक। ये 1 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों में होता है। एरिक्सन के सिद्धांत की ये दूसरी अवस्था है। इसकी अवधि 1 से लेकर 3 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चे दैनिक कार्य करना शुरू कर देते हैं, जैसे खाना खाना, कपड़ा पहनना, शौच करना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चे भी स्वच्छता का भाव विकसित हो जाता है। ऐसे बच्चों में स्वच्छता का भाव विकसित हो जाता है जो अपना काम स्वयं करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब बच्चे अपने कार्य करते हैं तो माता पिता उसे डांटते या पीटते हैं, तो ऐसे बच्चों में शक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। यानी उन बच्चों को लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उस बच्चे उसको डांट मिल रहा माता पिता के द्वारा, तो उसको अपने काम के प्रति शक हो जाता है। तो जब बच्चा स्वच्छता बनाम लज्जा तथा शक का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं, तो उनमें मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम लोग इच्छा शक्ति कहते हैं। तो इसी में क्या उत्पन्न हो जाता है, इच्छा शक्ति उत्पन्न होता है। जो बच्चा स्वच्छता बनाम लज्जा तथा शक में एक मनोशक्ति उत्पन्न होती है जिसको हम लोग इच्छा शक्ति कहते हैं। ठीक है। यानी स्वच्छता में क्या होता है कि वैसे माता पिता जो बच्चे को काम करने स्वयं देते हैं, तो वो बच्चे खुद काम करते हैं, और वैसे माता पिता जो बच्चों को डांटते रहते हैं, उसको काम करने से मना करते हैं, तो उसमें शक उत्पन्न होता है। तो इस तरह से एक इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है जिसको हम लोग इच्छा शक्ति कहते हैं, विल पावर कहते हैं। मनोसामाजिक शक्ति का तीसरा पहल बनाम दोष, जो 3 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था के लिए होता है। तो यह एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। ठीक है। इसकी अवधि 3 से 5 वर्ष तक की होती है। यह अवधि अर्ली चाइल्डहुड के बाद की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने बाहरी वातावरण से नए नए अन्वेषण करने लगते हैं, जिसमें उनमें पहल इनेटिव संज्ञान विकसित होती है। यानी बच्चे में जो है नए नए अन्वेषण, नई नई चीज़ों को खोजबीन करने लगते हैं। किसी कारणवश माता पिता इनकी आलोचना करते हैं तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाती है। अब उसी चीज़ को माता पिता उनको दोष यानी आलोचना करने लगते हैं, उनका डिमेरिट करने लगते हैं। जब बच्चा पहल बनाम दोष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, उसको हम लोग दोष कहते हैं। ठीक है। यानी उद्देश्य यानी पर्पस जो है उसका एक मनोशक्ति उत्पन्न हुआ। परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था में होती है। ये एरिक्सन के सिद्धांत की चौथी अवस्था है जिसकी अवधि 6 से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। इस अवधि को उत्तर बालावस्था भी कहते हैं। बच्चे नए नए अन्वेषण से उनमें ऊर्जा की शक्ति संचित होती है जिसमें परिश्रम का भाव विकसित होता है। तो परिश्रम का भाव विकसित हो गया। ठीक है। यदि बच्चों में असफलता हाथ लगती है तो उनमें हीनता का भाव विकसित होता है। जब बालक परिश्रम बनाम हीनता का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो सामर्थ्यता का भाव विकसित होता है। जब बच्चे जो परिश्रम बनाम हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसमें सामर्थ्यता यानी कि कम्पिटेंसी का भाव विकसित हो जाता है। ये एक मनोशक्ति उत्पन्न हो जाती है। चलिए 5 नंबर में है पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। पहचान बनाम संभ्रांति, ये एरिक्सन सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। इसकी अवधि 12 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। इस अवधि को किशोर अवस्था भी कहते हैं। ठीक है।
इस अवस्था में बच्चा अपनी पहचान खोजती है, मैं कौन हूँ, वह कौन है, वह किस लिए है और अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। इससे बच्चों का पहचान का भाव विकसित होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी खोजता है, पहचान खोजता है कि मैं कौन हूँ, वह कौन है, वो किस लिए है और वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहता है। तो इस तरह का भाव जो विकसित होता है उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, पहचान विकसित होता है। जब बालक भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं तो उसमें बालकों में संभ्रांति का भाव उत्पन्न होता है। जब बालक पहचान बनाम संभ्रांति का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की मनोशक्ति उत्पन्न होती है जिसको हम लोग कर्तव्यपरायणता कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मनोसामाजिक सिद्धांत की 5वीं अवस्था था जिसमें एक मनोशक्ति उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कर्तव्यपरायणता। इसमें आपको सिद्धांत के साथ साथ मनोशक्ति भी लिखना है। नेक्स्ट है घनिष्ठता बनाम अलगाव। 6 नंबर में है घनिष्ठता बनाम अलगाव। ये 20 से 30 साल की अवस्था में होती है। इरिक्सन सिद्धांत की 6ठी अवस्था है। इसकी अवधि 20 से 30 साल तक की होती है। ये आरंभिक बाल्यावस्था, अर्ली एडल्टहुड अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलते जुलते हैं जिसमें उसमें घनिष्ठता का भाव विकसित होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तो उसमें घनिष्ठता का भाव विकसित होता है। दूसरी ओर वैसे व्यक्ति जो दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते उसमें अलगाव का भाव विकसित होता है। ठीक है, जब बालक घनिष्ठता बनाम अलगाव का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उसमें प्यार मनोशक्ति उत्पन्न होता है। इसमें कौन सा मनोशक्ति उत्पन्न होगा, प्यार यानी लव मनोशक्ति उत्पन्न होगा। किसमें, घनिष्ठता बनाम अलगाव वाला में। चलिए 6 हो गया। अब 7 नंबर में आते हैं जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। जन्मात्मकता बनाम स्थिरता 40 से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था होती है। इरिक्सन की 7वीं अवस्था है जिसकी अवधि 40 से 50 साल की आयु तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति मध्य वयस्कावस्था भी कहते हैं यानी मिडिल एडल्टहुड भी कहते हैं इसको। इस अवस्था में व्यक्ति वैसे कार्य करते हैं जिसमें अगली पीढ़ी में कल्याण तथा समाज में रहने वाले लोगों की उन्नति करने की चिंता रहती है। यानी इस अवस्था में व्यक्ति वैसे कार्य करते हैं जो आने वाली पीढ़ी उनको कल्याण हो, समाज में रहने वाले लोगों की उन्नति हो, जिसमें उन्हें जन्मात्मकता का भाव विकसित होता है। जिससे उनमें कौन सा भाव विकसित होता है, जन्मात्मकता का भाव विकसित होता है उन व्यक्तियों में। वैसे व्यक्ति जो अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं सोचता है, वो केवल अपनी ही सुख सुविधाओं तथा आवश्यकताओं को सर्वोपरि सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति में स्थिरता का भाव विकसित होता है। ऐसे व्यक्ति में कौन सा भाव विकसित होता है, स्थिरता का भाव विकसित होता है। जब व्यक्ति में जन्मात्मकता तथा स्थिरता का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें विशेष प्रकार की एक मनोशक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम लोग देखभाल करते हैं। ठीक है, तो ये जन्मात्मकता बनाम स्थिरता एक मनोशक्ति उत्पन्न होता है जिसको हम लोग देखभाल करते हैं, इसमें केयर करते हैं। और 8 नंबर जो कि लास्ट है संपूर्णता बनाम निराशा। इरिक्सन के सिद्धांत की अंतिम अवस्था होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्णता बनाम निराशा ये मनोसामाजिक सिद्धांत के सबसे अंतिम सिद्धांत है जिसकी अवधि 60 वर्ष या उससे ऊपर से प्रारंभ होकर मृत्यु तक होती है। इस अवस्था में बुढ़ापा की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति पिछले दिनों सफलता और असफलता के बारे में सोचता है। यदि सफलता अधिक होती है तो उनमें संपूर्णता का भाव विकसित होता है। इसमें व्यक्ति जो है अपने जीवन में किए गए कामों के बारे में सोचता है कि उन्होंने कितनी सफलता मिली और कितनी उन्हें असफलता मिली, उसके बारे में वो सोचता है। यदि सफलता मिलती है तो उसमें संपूर्णता का भाव विकसित होता है और उनके पीछे के कार्यों में यदि असफलता मिलती है तो उसमें निराशा का भाव विकसित होता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति में संपूर्णता तथा बनाम निराशा का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उनमें एक विशेष प्रकार की मनोशक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम लोग परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्ति में संपूर्णता बनाम निराशा में एक मनोशक्ति उत्पन्न होती है जिसको हम लोग परिपक्वता कहते हैं। तो इस प्रकार से एरिक एरिक्सन, याद रखिएगा, एरिक एरिक्सन जो कि एक मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया था, है ना। ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत। याद रखिएगा, मनोसामाजिक का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। इसके 8 गो सिद्धांत थे, 8 सिद्धांत को देखिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका मनोशक्ति भी लिखना है सबको साथ में। ठीक है, कि क्या उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं जीन पियाजे। आइए जीन पियाजे के बारे में समझते हैं। देखिए जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो जीन पियाजे जो है एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसने 4 स्टेज दिया, सेंसरी मोटर स्टेज,
प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, पियाजे ने कहा कि बालकों में चिंतन और खोज करने की प्रवृत्ति ना ही परिपक्वता स्तर पर है और ना ही अनुभवों पर, सिर्फ बल्कि दोनों के अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। बच्चे ये कहते हैं कि जीन पियाजे महोदय ने कहा था कि बच्चे जो है ना ही परिपक्व होकर सीखते हैं और ना ही अनुभव से सीखते हैं, बल्कि दोनों के अंतःक्रिया से सीखते हैं। बालकों में संज्ञानात्मक विकास बच्चों में किस प्रकार से होता है, ये जानने के लिए पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों पर अपना खोज का विषय बनाया। यानी बच्चों में किस प्रकार से मानसिक विकास होता है, किस तरह से संज्ञानात्मक विकास होता है, इसका विकास करने के लिए जीन पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था। इसमें पहला आता है एडेप्टेशन, अनुकूलन। वातावरण के अनुसार स्वयं का ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है आत्मसातीकरण, समावेशन। जब पूर्व में सीखी हुई ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं। एसिमुलेशन, समावेशन कहते हैं। जब बच्चे पूर्व में सीखे हुए ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। उसके बाद है समायोजन, जिसको हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। जब बालक पूर्व में सीखे हुए ज्ञान में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो उसको हम लोग समायोजन कहते हैं। और संतुलीकरण, स्वयं में पर्यावरण के साथ संतुलन की खोज को हम लोग साम्यीकरण कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम लोग हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक का काल होता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच का काल को हम लोग संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इस हम लोग संवेदी पेशी अवस्था इंद्रजनित कामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, जैसे नाक, आँख, कान, जीभ, त्वचा, इन सभी माध्यम से सीखते हैं। दिमाग में वस्तुओं का अस्थायी बनता है, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है, यानी कि उसके दिमाग में वस्तु का अस्तित्व बनता है। जैसे वो अपने माँ की आवाज़ सुनता है तो उसके दिमाग में माँ का एक चेहरा बन जाता है, तो उसके दिमाग में वस्तुओं का अस्तित्व बनता है। इसलिए इस अवस्था को वस्तु अस्तित्व का गुण भी कहते हैं। यह पहला स्टेज था जीन पियाजे का। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बालक परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और विभेद करना लगता है। बच्चे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें बच्चे कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब बच्चा अपनी माँ का आवाज़ सुनता है तब उसके मन में माँ की एक प्रतिभा बन जाती है। इस अवस्था में बालकों में संकेत या चिन्ह विकसित हो जाता है। ठीक है, बच्चों में पुनरावृत्ति की कमी हो जाती है, यानी बच्चे इसमें कोई भी चीज़ को पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बच्चे आत्मकेंद्रितता होती है, इसमें ईगोसेंट्रिज्म होते हैं इसमें बच्चों को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा पूरी दुनिया सोचता है। इसमें बच्चों में जीववाद होता है, यानी एनिनिज्म होता है। जीववाद का मतलब वो सजीव और निर्जीव के बीच अपनी पहचान नहीं कर सकते, उन्हें हर वो चीज़ जो है उन्हें लगती है कि वो सजीव है। तर्क शक्ति की कमी होती है, बच्चे के सोचने में अपरिवर्तनशीलता होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चों में केंद्रीकरण होता है और अंतर्दर्शी अवधि इसमें होती है। तो ये दूसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे चीज़ों को देखकर तर्क चिंतन करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसे ठोस सक्रिय अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे जो देख कर सीखते हैं। बच्चे क्लासिफिकेशन करना शुरू करते हैं, वर्गीकरण करना शुरू कर देते हैं। बच्चों में संरक्षण का गुण होता है। ठीक है, बच्चों में प्रतिवर्ती सोचना विकसित हो जाते हैं, रिवर्स थिंकिंग करना सोच जाते हैं। अब ये जो है रिवर्स थिंकिंग, यानी कि जैसे कि 2 गुना 2 कितना होता है, 2 गुना 2 कितना होता है? 4 होता है। उसी तरह 4 भाग अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो प्रतिवर्ती सोच इसमें विकसित हो जाता है। बच्चों में भाषा विकास पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और लास्ट स्टेज है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जिसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 11 वर्ष के बाद का अवस्था होती है। इसे हम लोग औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं, याद रखिएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बच्चों में अमूर्त सोच विकसित होती है। अमूर्त सोच का मतलब होता है बच्चे के सामने जो वस्तु नहीं है उसके बारे में भी वो देख उनको सोचने के लिए सोचने में क्षमता विकसित हो जाती है। वस्तुओं को बिना देखे चिंतन, सोचने, तर्क करने का विकास हो जाता है। इसमें बच्चों में निगमात्मक चिंतन, डिडक्टिव थिंकिंग आने लगती है, अर्थात वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने लगते हैं। बच्चों में परिकल्पनात्मक निगमात्मक चिंतन
करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक समस्या समाधान तथा निर्णय की क्षमता विकसित हो जाती है। भाषा का चरमोकर्षण अपने और पहुंच जाता है, यानी इस अवस्था में भाषा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। बच्चे समस्या समाधान कर लेते हैं, बच्चे जो है चीज़ों को बिना देखे ही उनके बारे में सोचने, समझने, परिकल्पना करना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था को हम लोग फॉर्मल स्टेज कहते हैं। चलिए अब हम लोग और आते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है और 16 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। क्या है ये सिद्धांत? लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म 1927 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1987 में हुआ था। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिसका शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, ठीक है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और शिकागो विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। कौन? कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। कौन? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने कहा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे नैतिक विकास बढ़ता है, उसमें नैतिकता का बच्चे में सही गलत की पहचान करना सीख जाता है। बच्चों में किस प्रकार से नैतिक विकास होता है उससे संबंधित कोहलबर्ग ने 2 टर्म दिए। एक होता है मोरल डिलेमा, एक होता है मोरल रीजनिंग। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क। देखिए अब ये 2 चीज़ क्या होता है। मोरल डिलेमा एक प्रकार का परिस्थिति है जिसमें आप दुविधा में रहते हैं कि क्या करना सही रहता है, क्या करना गलत रहता है, जिसमें आपके सामने में कई सारे ऑप्शन आते हैं। इसे मोरल डिलेमा कहते हैं। मोरल डिलेमा का मतलब क्या होता है कि आप एक दुविधा में रहते हैं कि क्या करना सही रहेगा और क्या करना गलत रहेगा। आपके सामने में कई सारे ऑप्शन आते हैं। नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग में हम सोचना शुरू करते हैं कि क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, क्या करने में सबसे कम गलत होगा। यही सोचना ही मोरल रीजनिंग करता है। यानी इसमें हम सोचने लगते हैं कि कौन सा काम करें जो सबसे कम गलत होगा, ठीक है। तो इसको मोरल तर्क कहते हैं। कोहलबर्ग ने लोगों को 3 लेवल में डिवाइड किया, यानी कि कोहलबर्ग ने अपने जो है लेवल को 3 दिए। कोहलबर्ग के 3 लेवल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक। 3 लेवल हो गया और एक एक लेवल के 2 स्टेज हैं। इसमें है प्री कन्वेंशनल के 2 स्टेज, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स एंड इंडिविजुअलिज्म। और दूसरा है कन्वेंशनल के गुड बॉय और गुड गर्ल, लॉ और ऑर्डर मेंटेनिंग। पोस्ट कन्वेंशनल में है सोशल कॉन्टैक्ट और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। चलिए आइए हिंदी को देखते हुए पढ़ते हैं। पहला लेवल है प्री प्रारंभिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल लेवल। ये लेवल प्री एडोलेसेंस वाले बच्चों में पाई जाती है, यानी कि किशोरावस्था से पहले के बच्चे जो लगभग 4 से 10 साल के होते हैं। इसमें बच्चों के मोरल रीजनिंग दूसरों के बताए गए सोच पर मानती है। यानी इसमें जो है बच्चे का अपना मोरल रीजनिंग नहीं होता, अपना नैतिकता नहीं होता है। जो समाज बताते हैं, जो दूसरा कोई बताता है उसी को वह सही मानते हैं। इसके 2 स्टेज हैं। पहला स्टेज ये है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड और आज्ञाकारी। इस अवस्था में बच्चे सबसे छोटे होते हैं। इसमें नैतिक विकास दंड आज्ञाकारी कर होता है। बच्चा ये सोचता है कि यदि कोई कार्य करेंगे तो मुझे पनिशमेंट मिलता है, यानी दंड और आज्ञाकारी का मतलब होता है इसमें बच्चे का अपना मोरल रीजनिंग नहीं होता है। वो दूसरे के बताए गए मोरल रीजनिंग पर चलता है, नैतिकता पर चलता है। उन्हें लगता है कि यदि हम जो है कोई आज्ञाकारी, यानी कि उन्हें यह लगता है कि यदि ये कार्य करने से मुझे पनिशमेंट मिलेगा तो वो नहीं करेगा। इसमें बच्चे अपने बड़ों की आज्ञा को मानता है, खुद का नैतिक क्षमता इसमें नहीं होता है, ठीक है। यानी कि वो उन्हें यह कहेगा कि ये काम करोगे तो तुम्हें पनिश मिलेगा, दंड मिलेगा, तो फिर वो काम नहीं करता है। तो इसमें खुद का मोरल रीजनिंग नहीं, मोरल जो है इसका नहीं होता है इस अवस्था में, दंड और आज्ञाकारी में। दूसरा में है म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स एंड इंडिविजुअलिज्म, प्रतीक फल और पुरस्कार। इस अवस्था में बच्चा, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इस अवस्था में बच्चा यह देखता है कि सामने कौन है, सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ किस प्रकार व्यवहार किया था, मैं भी उसी तरह का व्यवहार करूंगा। इसलिए इस अवस्था को टिट फॉर टेट, जैसा को तैसा कहते हैं। यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब होता है टिट फॉर टेट, जैसा मेरे साथ व्यवहार किया गया था मैं वैसा ही व्यवहार करूँगा। इसमें बच्चे टिट फॉर टेट करके सोचता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसमें बच्चा पुरस्कार के लिए एक्सपेक्ट रखते हैं, वो
ये सोचता है कि मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ तो सामने वाला अच्छा व्यवहार करके मुझे रिवार्ड देना चाहिए। यानी कि उसमें क्या होता है कि वो लोगों से आशा रखता है कि यदि मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ तो सामने वाला मुझे व्यवहार में मुझे क्या देंगे, कोई रिवार्ड देंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये दूसरा स्टेज था पहला लेवल का। अब दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम लोग पारंपरिक अवस्था कहते हैं। ये लेवल एडोलसेंस वाले व्यक्ति आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें व्यक्ति सोसाइटी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। अब समाज के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है तथा अपनी आवश्यकता को दूसरों के साथ दूसरों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखता है। इससे पहला वाला जो था उसमें नैतिकता का विकसित नहीं हुआ था, अब ये समाज के अकॉर्डिंग काम करेगा प्रारंभिक अवस्था में, जिसको हम लोग कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। इसमें 2 स्टेज है। पहला स्टेज है गुड बॉय और गुड गर्ल। गुड बॉय या गुड गर्ल, इस अवस्था में बच्चे ये देखते हैं कि हमसे जुड़े वैसे लोग जो माता पिता, शिक्षक, साथी हमसे क्या उम्मीद करते हैं और हमें भी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। इसमें वो माता पिता, शिक्षक, साथी समूह के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं ताकि वो उनके सामने अच्छा बन पाए, इसलिए इस अवस्था को गुड बॉय और गुड गर्ल कहते हैं। जैसे एडोलसेंस के बच्चे समूह में ऐसा कार्य करते हैं जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हैं जो समाज के लिए एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका समूह के साथ रिलेशन अच्छा बना रहे। इसी को हम लोग गुड बॉय गुड गर्ल कहते हैं। जैसे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, यह एक ऐसा काम है जो समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन वो अपने साथी समूह के साथ रिलेशन उनका अच्छा बना रहे इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। दूसरा नंबर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग, कानून और क्रम व्यवस्था। ये दूसरा स्टेज है। इस अवस्था में बच्चे लोग समाज के नियम के अनुसार कार्य करते हैं, यानी कि समाज ने जो नियम बनाया है उसके अनुसार ये काम करते हैं। इस अवस्था में बच्चे दुनिया के लोगों की परवाह नहीं करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो समाज के नियमों को बनाए रखना चाहते हैं। समाज में जो नियम बनाए हैं उसको वो बनाए रखना चाहता है इस अवस्था में बच्चे, जिसमें समाज के सदस्यों की सहभागिता बने रहे, लॉ और ऑर्डर मेंटेनिंग इस स्टेज को कहते हैं। ये लेवल दूसरा का दूसरा स्टेज है। अब लेवल तीसरा आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसको उत्तर पारंपरिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें वैसे लोग आते हैं जो एडोलसेंस के बाद वाले आते हैं। इस अवस्था में लोग ये देखता है कि समाज में बनाए गए नियम से लोगों का भला हो रहा है या नहीं। अब इसमें जो है वो समाज कि जो नियम है उसके बारे में वो सोचता है कि समाज ने जो नियम बनाया था वो सही है या गलत है, उससे लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। जबकि इससे पहले वाला में हम लोग ये देख रहे थे कि समाज के बनाए गए नियम को वो सही मानते थे, उसके बारे में वो सोचते नहीं थे, वो समाज के बनाए गए नियम को चलते थे। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या है कि समाज के बनाए गए नियमों को वो देखते हैं कि इससे लोगों का कहाँ तक भला हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे रूल को तोड़ देना चाहिए, वो खुद के तर्क के आधार पर करनी चाहिए और मोरलिटी का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। अगर इस नियम से लोगों का भला नहीं हो रहा है, समाज का भला नहीं हो रहा है, तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। ये मोरलिटी का सबसे उच्च स्तर कहलाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसमें भी 2 स्टेज पढ़िएगा। पहला है सोशल कॉन्टैक्ट, सामाजिक अनुबंध। इस अवस्था में लोग ये मानते हैं कि समाज में जो नियम बनाए उससे यदि लोगों का भला होता है तो समाज तो मानना चाहिए रूल को, यदि इस नियम से भला नहीं हो रहा तो इस नियम को तोड़ देना चाहिए। इसमें किसी लॉज को फॉलो कर व्यक्ति का नुकसान नहीं करना है। इसने ये मानना है कि यदि समाज में जो नियम बना है उससे लोगों का कितना भला हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है तो इस नियम को रखना है, नहीं हो रहा है तो इस नियम को तोड़ देना है, इसका कोई फॉलो नहीं करना है। ठीक है, इसमें सोसाइटी के नियम को ना चुनकर लोगों की भलाई को चुनते हैं ये। ठीक है, ये सोशल जो है इस अवस्था में जो है मोरलिटी जो है ये कहता है कि ये समाज के नियमों को नहीं मानते, ये लोगों के भलाई को मानते हैं। और इसका बी नंबर और सबसे लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये अंतिम अवस्था है मोरल डेवलपमेंट की, ये हाईएस्ट स्टेज होती है। इसमें लोग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं सोचता है, ये यूनिवर्सल लेवल पर सोचता है। इसमें किसी एक व्यक्ति का भलाई नहीं होता, ये यूनिवर्सल लेवल पर होता है ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो सके। वो दूसरों का भला करने के लिए उस लेवल तक जाते हैं जहाँ वो अपना जान खतरा में रिस्क ले सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लेवल के लोगों में इतने भाग लेते हैं कि लेवल के लोग इतने रिस्क लेते हैं कि बहुत सारे लोगों का भला हो जाए, चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। इस प्रकार कोलबर्ट ने कहा कि दुनिया में मोरल लेवल इस तरह से चलते हैं कि जिस एज में है उसी के अकॉर्डिंग मोरलिटी दिखाया जाए, जैसे जैसे एज बढ़ता है उनका मोरल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह कोलबर्ग ने जो है अपना क्या दिया था कि
नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के तीन जो है लेवल दिए। कितने लेवल दिए? 3 लेवल दिए, देखिएगा 3 लेवल दिए। एक होता है प्री कन्वेंशनल, फिर उसके बाद हुआ आपका जाके प्री कन्वेंशनल, उसके बाद हुआ आपका प्री, और फिर उसके बाद आपका बीच वाला क्या था? प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद पोस्ट, तो बाद वाला हो गया, ठीक है, कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, फिर बीच वाला हो गया कन्वेंशनल, और बाद वाला हो गया पोस्ट कन्वेंशनल। इसके भी दो स्टेज, इसके भी 2 स्टेज, और इसके भी 2 स्टेज। तो आप लोग इस तरह से 6 स्टेज हो गया और 3 लेवल हो गया, ठीक है। और लास्ट है बुद्धि, इसको पढ़िए, ठीक है। ये हो गया बुद्धि। बुद्धि के बारे में जानना जरूरी है, बुद्धि से जो एग्जाम में पूछता है। इंटेलिजेंस, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1885 में इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से मनोवैज्ञानिक किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, जिसका अर्थ होता है जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के नाम ही बुद्धि है। बुद्धि एक प्रकार की अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त का मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जहाँ मस्तिष्क में पाया जाता है। बुद्धि तेजी से सीखने तथा समझने, स्मरण तथा तार्किक चिंतन की योग्यता के गुण ही बुद्धि है। इस प्रकार बुद्धि समायोजन, योग्यता, सीखने की योग्यता तथा अमूर्त चिंतन करने की एक योग्यता ही कौन है? बुद्धि कहलाती है। बुद्धि की परिभाषा, टर्मन ने कहा था कि अमूर्त रूप से चिंतन करने की योग्यता किसी व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा को प्रकट करती है। बंकिम ने कहा था बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक योग्यता है, ठीक है। और वुडो ने कहा था कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की एक क्षमता है। और डियरबर्न ने कहा था कि बुद्धि सीखने और अनुभव उठाने की क्षमता है। और फीमे ने कहा था बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है बुद्धि, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है जो प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से आती है और पूरे जीवन भर एक समान बनी थी। बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है, जो बुद्धि के साथ जन्म लेता है, जो पूरे जीवन भर एक समान बनी रहती है। दूसरा नंबर में बुद्धि समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन करने की एक योग्यता है। तीसरा नंबर में बुद्धि परिवर्तनशील तथा विकासशील होता है। उसके बाद है कि बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण का, प्रशिक्षण का, शिक्षा का और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, ठीक है। उसके बाद है बुद्धि कई प्रकार के अमूर्त संप्रत्ति होती है। बुद्धि कई प्रकार के अमूर्त संप्रत्ति थी। उसके बाद देखिएगा बुद्धि व्यक्ति के वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन और अनुकूलन करने में मदद करती है। बुद्धि प्रायः कठिन और जटिल कार्यों को समझ कर करते हैं, ठीक है। अब ये बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के हम लोग अगर प्रकार देखा जाए तो बुद्धि के थर्नाइड और गेरिट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होता है? जिसको हम लोग कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं को समझता है, उनके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। उन्हें इसे व्यवहारिक सामाजिक बुद्धि भी कहते हैं। जिन बालकों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है उसमें हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है, उन्हें मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे मशीन, अभियंता, कारीगर, वस्तुकार, मैकेनिकल, व्यापारी, इतिहासकार, ये सभी जो होती है मूर्त बुद्धि होती है। जो चीज़ें उसके सामने में ठोस रूप से देखकर उनके समझ विकसित होती है उसको हम लोग मूर्त बुद्धि कहते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरा हमें है अमूर्त बुद्धि, जिसको हम लोग सूक्ष्म बुद्धि भी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता से हो अमूर्त बुद्धि कहते हैं, जिसमें व्यक्ति शब्द, प्रतीक, अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। इसमें प्रायः लोक विचारों, कल्पनाओं एवं मानसिक प्रतिमाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। तो जिससे छात्रों में अमूर्त बुद्धि अधिक पाई जाती है, उसमें शैक्षिक उपलब्धता अधिक श्रेष्ठ होती है, जैसे दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, चित्रकार, वैज्ञानिक आदि, ठीक है। और लास्ट में सामाजिक बुद्धि, ठीक है। सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसे सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता से दिखाता है। ऐसे लोगों में सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में प्रतिष्ठा काफ़ी रहती है, जैसे राजनेता, सरपंच, समाज चित्र, ETC, ये सभी जो है सामाजिक बुद्धि में आते हैं।
तो बुद्धि के 3 प्रकार देखिए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। लास्ट में इसका निष्कर्ष देखिए ख़त्म करते हैं। कंक्लूजन में उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि बुद्धि एक प्रकार की अमूर्त संप्रत्ति है जो जन्म से लेकर मरणोपरांत बनी रहती है और बुद्धि के द्वारा विभिन्न समस्याओं का हल किया जाता है। तो आज का ये मैराथन क्लास जो है हम लोग का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का चला, जो कि उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसी तरह से जो है अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए और पूरा क्लास को आज खत्म किया। 80 नंबर का ये था, जो शुरू से अंत तक बने रहा है उसको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।